ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है? बस चैट में ये बता दें मुझे। क्लियर है? अच्छा, हमने फाइनेंशियल मॉडलिंग में बेस्ट प्रैक्टिस को भी जो है वो हाईलाइट करना है कि बेस्ट प्रैक्टिस फाइनेंशियल मॉडलिंग की ये कहती है कि ओपनिंग बैलेंस कॉलम जो है वो हम क्रिएट करेंगे। और हम जो फाइनेंशियल मॉडल बनाने जा रहे हैं वो बेसिकली स्क्रैच से होगा, जिसमें हिस्टोरिकल डाटा नहीं होगा। लास्ट 5 ईयर्स का डाटा अगर आपके पास है, उसके बाद आप नेक्स्ट 5 ईयर के फोरकास्टेड रिजल्ट बना रहे हैं, तो एक दो तरीके होते हैं। या तो आप लास्ट हिस्टोरिकल डाटा की बेसिस के ऊपर फाइनेंशियल फोरकास्ट कर रहे होते हैं, या फिर आप स्क्रैच से करते हैं। तो हम यहाँ से स्क्रैच से देखेंगे कि स्क्रैच से हम कैसे करते हैं। कुछ अजम्पशंस हम लेते हैं, इनपुट्स लेते हैं, उसकी बेसिस के ऊपर एक फाइनेंशियल मॉडल क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि हम हमारी जो कंपनी है वो एक हम लोग इंपोर्टर हैं, और हम कंप्यूटर इक्विपमेंट्स जो है वो इंपोर्ट करते हैं। लेट सपोज कोई लैपटॉप वगैरह ऑन डिमांड हम लैपटॉप जो है इंपोर्ट करते हैं। और जैसे कस्टमर की डिमांड होती है कि 100 पीस चाहिए, तो वो हम 100 क्वांटिटी इंपोर्ट करके उसको डिलीवर कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं एजम्पशन ले रहा हूँ स्टार्टिंग में कि हम एज ए इम्पोर्टर वर्क कर रहे हैं, और ऑन डिमांड हमारी जो है वो हम कंप्यूटर इक्विपमेंट्स में डील कर रहे हैं, और कस्टमर की ऑन डिमांड की बेसिस के ऊपर हम इंपोर्ट करते हैं और आगे उनको इंपोर्ट करके डिलीवर करते हैं कस्टमर को। अच्छा, कुछ अजम्पशंस हैं जो हमें लेनी होगी, वो हम इनपुट शीट पे रिकॉर्ड करेंगे, और उसकी बेसिस के ऊपर एक इनकम स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, और बैलेंस शीट क्रिएट करेंगे, और साथ साथ जो है हम यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, और पेरोल है, फिक्स एसेट है, और लोन है। तो जितना मैक्सिमम इस वेबिनार में हो सका तो यहाँ पर मैं इसको करवाऊंगा। अच्छा, फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए जरूरी है कि आपकी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का बैकग्राउंड होना जरूरी है, प्लस एक्सेल का स्किल सेट होना जरूरी है। मिसाल के तौर पे आपको लिंक कराना है, फॉर्मूला बनाना है, इफ के फंक्शंस ओपन करने हैं, तो वो आपको उसका आइडिया होना चाहिए। अब कुछ लोगों की जो है वो एक्सेल वीक होगा, तो उसके लिए मेरे पास एक रिकॉर्डेड कोर्स बना हुआ है एमएस एक्सेल एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग का। वो बिल्कुल बेसिक एक्सेल से फाइनेंशियल मॉडलिंग तक स्टूडेंट को जो है वो उसमें लेक्चर्स हैं उसके अंदर। तो और अगर फाइनेंशियल मॉडलिंग, अगर कोई एक्सेल किसी का वीक है और वो डायरेक्टली इस मॉडल पे आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा, मगर आप सिर्फ इस वेबिनार में ये अंडरस्टैंडिंग ले लें कि इस फाइनेंशियल मॉडल को बनाते कैसे हैं, और जो है इसमें क्या जो है वो वैल्यू इनपुट आप कर सकते हैं इसके अंदर। कुछ मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि इसकी जॉब मार्केट में क्या आपको जो है वो क्या इसकी वर्थ है, या फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में जो है इसकी क्या वर्थ है वो देखेंगे। तो अब यहाँ पर हम कुछ यूनिट्स का अजम्पशन ले रहे हैं सेल्स की। क्या क्वेश्चन है सर? व्हाट बेसिस वी टेक द अजम्पशन? हम अजम्पशंस बेसिकली हम ले रहे हैं, मैंने आपको बताया कि हम एक एज ए इम्पोर्टर वर्क कर रहे हैं, और हमें एक फाइनेंशियल मॉडल बनाना है कि हमें देखना है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स की हमारी जो है वो फोरकास्टेड रिजल्ट्स क्या होंगे, कंपनी की क्या परफॉर्मेंस होगी। तो अजम्पशंस हम इनपुट्स पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। सेल्स की यूनिट मैंने लेट सपोज यहाँ पे लिए 2500। अच्छा, यहाँ पे जो इंक्रीज ऑफ परसेंटेज है सेल्स की यूनिट की, जो इंक्रीज है वो 5% है, और नेक्स्ट ईयर में 8%, 6%, 4%। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इक्वल टू लिखा हमने, यहाँ पर टाइप किया और यहाँ पर हमने लास्ट ईयर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस परसेंटेज ऑफ इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वो ग्रो करके बताएगा कि यहाँ पर आपके जो है वो ईयर 2025 में आपके जो है 5% आपके सेल्स की यूनिट ग्रो करके कितने हो जाएंगे? 265 हो जाएंगे, 2625। और इसी फॉर्मूले को हमने क्या किया है? सिंपली लास्ट ईयर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस दिस परसेंटेज। इस फॉर्मूले को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं आगे। ठीक है, इसी तरह हमने यहाँ पर, अगर हमने जैसे हम अगर इंपोर्टर हैं और लैपटॉप इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, तो डेफिनेटली वो यूएसडी में होगा। तो लेट सपोज आप 500 यूएसडी, एक लैपटॉप हमें जो है वो $500 का पड़ रहा है, और उसमें जो है वो अजम्पशन ये है कि 10% जो है उसकी प्राइस इंक्रीज होगी हर साल। तो इसी फॉर्मूले को मैं कॉपी कर सकता हूं यहाँ पर, या मैं आपके लिए दोबारा ये फॉर्मूला बना देता हूं। लास्ट ईयर की प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस परसेंटेज ऑफ इंक्रीज।
तो ये हमारे क्या आ गया कि लैपटॉप की 1 यूनिट की प्राइस आ गई है, ठीक है। 2025 की ईयर में $550 का एक लैपटॉप हमें पड़ेगा, ठीक है। एक्सचेंज रेट अभी हमारा क्या चल रहा है एक डॉलर का, लेट्स सपोज अज्यूम कर लेते हैं 280 रुपीज, ठीक है। अब वो भी हम उसको जो है वो हमारी एस्टिमेशन ये है कि 5% और आगे जो है वो ग्रो करेगा, इसको 5% से ग्रो कराते हैं। इसमें भी ये फॉर्मूला आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं सेम। और साथ साथ अब हमारे पास देखें सेल्स की यूनिट भी फोरकास्ट हो गए, मगर सेल्स की अमाउंट नहीं आई है अभी, तो उसके लिए हमें आगे वर्किंग करनी पड़ेगी। परचेस प्राइस इन डॉलर आ गया, एक्सचेंज रेट आ गया, मगर परचेस प्राइस इन पीकेआर नहीं आया। तो हमें इनको क्या करना, कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक लैपटॉप जो है वो 500 का है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 280 से, जो एक्सचेंज रेट है, ठीक है। तो उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, परचेस प्राइस आ जाएगी। मगर ये जो परचेस प्राइस आएगी ये पीकेआर में आएगी, पाकिस्तानी रुपीस में आएगी, कि 1,40,000 रुपए का हमें एक लैपटॉप पड़ रहा है हम जब इंपोर्ट कर रहे हैं। उस पे हम 30% मार्जिन अपना ऐड करेंगे, ठीक है। इस पे हम जो क्या करेंगे, 30% अपना मार्जिन ऐड करेंगे, जो प्रॉफिट मार्जिन है हमारा वो हम ऐड करेंगे। तो समझ लें एक लैपटॉप के ऊपर हमें जो है 42,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 30% प्रॉफिट मार्जिन हमने ऐड किया, और यही फॉर्मूला मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूं आगे। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या चीजें आ गई हैं। अच्छा, हमने ओपनिंग बैलेंस का कॉलम क्यों छोड़ा था, बेस्ट फाइनेंशियल मॉडलिंग प्रैक्टिस कहती है कि ओपनिंग बैलेंस का कॉलम हमने छोड़ना है, और जो परसेंटेजेस हैं या एस्टिमेशन है वो हमने क्या करना है, उसको हाईलाइट कर देना है। अब येलो हाईलाइट में करें या ब्लू हाईलाइट करें, बेस्ट फाइनेंशियल मॉडलिंग प्रैक्टिस कहती है कि उसको आप हाईलाइट कर लो। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है कि फाइनेंशियल मॉडलिंग में क्या होता है कि हम जो है ना, जरूरी नहीं है कि आप एक ही वर्कशीट के अंदर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट वगैरह बनाएं, जरूरी नहीं है। आप जो है ये कर सकते हैं कि अलग अलग वर्कशीट्स बनाए, जैसे इनपुट्स अलग बनाए आपने, असम्पशंस यहाँ ली हैं, इनकम स्टेटमेंट अलग है आपकी, बैलेंस शीट अलग है, कैश फ्लो अलग है, तो ये भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपके कन्वीनियंट आपको क्या रहता है, ठीक है। अब हमारे पास सेल्स प्राइस इन पीकेआर आ गया है, परचेज प्राइस इन पीकेआर आ गया, तो इसका इम्पैक्ट हम जो है वो ले सकते हैं इनकम स्टेटमेंट में। अच्छा, आप लोग अपनी वीडियो काइंडली ऑफ कर दीजिएगा, ये स्क्रीन पे आ रही है वीडियो। जो अगर किसी स्टूडेंट ने वीडियो अपनी ऑन की हुई है तो उसको ऑफ कर दें। वासी, ये वीडियो आ रही है, इसको ऑफ करवाएं इसको। अच्छा, अब हमारे पास सेल्स प्राइस इन पीकेआर आ गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, लिंक कराना है बेसिकली। तो अब हमारे पास assumptions आ गई, अब वन बाय वन हम इसको पीएनएल से लिंक करेंगे, क्योंकि हमें पता है सेल्स और परचेजेस जो है कहाँ जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगी, तो ये इनकम स्टेटमेंट की वर्कशीट में आएंगे। अभी ये खुद ही ऑटो फिल हो रहा है, मैं इसको यहां से हटा देता हूं, ठीक है। और सेल्स के यूनिट जो है, अब सेल्स के यूनिट हम यहाँ पे पहले लिंक करा रहे हैं। अच्छा, लिंक कैसे कराने, इक्वल टू आपने टाइप किया, इनपुट्स पे गए, और यहां पे आपने लिंक करा दिया, और इसको आपने कॉपी पेस्ट कर लिया आगे। अच्छा, इसका फॉर्मेट मैं जनरल कर रहा हूं, ताकि ये जो है वो यूनिट्स हैं, ये रुपीस नहीं है, ठीक है। अब परचेज प्राइस इन पीकेआर ये भी आप लिंक कराएंगे, वो हम निकाल चुके हैं। सेल्स प्राइस इन पीकेआर ये भी आप लिंक कराएंगे इनपुट वाली शीट से, और इसको आगे फॉर्मूला एक्सटेंड कर देंगे। अच्छा, अब हमें पीएनएल हमारे पास फॉर्मेट बना हुआ है। नॉर्मली क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट वगैरह एक्सेल में हम लोग पहले इसको लिस्ट डाउन कर देते हैं, एक फॉर्मेट बना देते हैं। तो यहां पर हमारे पास अब हमने क्या करना है, सेल्स की अमाउंट निकालनी है, रेवेन्यू निकालना है। तो उसमें हम किस तरीके से, हम या डायरेक्टली एजम्पशन से लिंक करा सकते हैं कि आपकी सेल्स यूनिट कितने हैं। सेल्स यूनिट जो है वो आपके हैं 2500। हमारी एस्टिमेशन है कि 2024 में हम 2500 यूनिट सोल्ड आउट करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करते हैं सेल्स प्राइस इन पीकेआर, एक यूनिट की प्राइस कितनी है, 1,82,000, तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसी तरह कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी किस तरह निकलेगी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमारे पास सेल्स की यूनिट है और हमारे पास परचेज प्राइस है। एक लैपटॉप हम 1,40,000 का इंपोर्ट करते हैं, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। अच्छा, इसकी वीडियो ऑफ नहीं हो रही, डायरेक्टली यहां से ऑफ नहीं हो रहा ना, ऑप्शन नहीं दे रहा,
ठीक है, इसकी वीडियो मैंने ऑफ कर दी, ठीक है। उसने गलती से ऑन की हुई होगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास क्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे कि सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस किया और इन फॉर्मूलास को आगे आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। तो क्योंकि लिंक लगे हुए हैं तो वो ऑटोमेटिकली फिल आउट हो रहे हैं, आगे एक्सटेंड हो रहे हैं। ठीक है, अब ये कुछ लोगों को लिंकिंग वगैरह नहीं आती तो वो जाहिर सी बात है उसको फिर बेसिक और इंटरमीडिएट की क्लास थोड़ी सी लेनी पड़ेगी ताकि उनको आइडिया हो जाए कि हाउ टू लिंक विद इन अ वर्कशीट एंड आउटसाइड द वर्कशीट, ये सारी चीजें इनको आइडिया हो। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास सेल्स जीपी तक आ चुके हैं। अब हम और अजम्पशन लेंगे। तो इसका तरीका ये है कि पहले आपने क्या किया, सेल्स की अजम्पशन ले ली, परचेज की अजम्पशन ले ली और उसको लिंक करा दिया जहां पे वो जाना चाहिए। अब ये कहाँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए था तो मैंने उसको वहां पे लिंक करा दिया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास आ गया है पेरोल के हेड काउंट्स। हम ये अजम्पशन ले रहे हैं कि हमारे जो हेड काउंट्स हैं वो 2024 में सीईओ का हेडकाउंट एक ही रहेगा, एग्जीक्यूटिव भी एक ही रहेगा, मैनेजर्स 2 रहेंगे और अदर्स जो ऑफिसर्स हैं वो 3 रहेंगे। अब हमने उसकी सैलरी कर ली पर ईयर की बेसिस के ऊपर। लाइक एक स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज है तो सीईओ की सैलरी हमने 15 लाख रुपए और एग्जीक्यूटिव 12 लाख रुपए और मैनेजर्स 4 लाख और अदर्स हमने 2.5 लाख रुपए ले लिए। अब ईयरली इंक्रीमेंट भी तो होता है, वो भी हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास हेडकाउंट्स आ गए और हमारे पास उनकी पर ईयर सैलरी आ गई। तो और हमने क्या किया कि ईयरली इंक्रीमेंट्स अज्यूम किया कि 10% से HP is requesting to record this meeting locally. Apply this permission to all future. अच्छा, अब यहां पर हम 10% ईयरली इंक्रीमेंट रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, यहां पर हम अब देखिएगा कि किस तरीके से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। सबसे पहले आप लास्ट प्राइस लेंगे मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस परसेंटेज ऑफ इंक्रीज। अच्छा, इसमें चाहे तो आप लिंक करा सकते हैं क्योंकि आपको ये बार-बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि ये फॉर्मूला यहां तो एक्सटेंड हो जाएगा मगर ये फॉर्मूला यहां एक्सटेंड नहीं होगा, ये आउटसाइड द बॉक्स चला जाएगा। जो ईयरली इंक्रीमेंट है ये नीचे चला गया है क्योंकि ये लिंक आपने लॉक नहीं किए हुए सेल्स को। तो अब मैं आपको सेल्स लॉक करना सिखाता हूं कि सेल्स लॉक किस तरीके से होंगे। यहाँ पर लास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस परसेंटेज ऑफ इंक्रीज। अच्छा, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज जो ईयरली इंक्रीमेंट है, जो सैलरीज में इंक्रीमेंट होगा जो कि नॉर्मली होता नहीं है और कम होता है। तो बहरहाल अब 10% इंक्रीज होगा तो हम यहाँ पर इसको लॉक करेंगे नंबर ऑफ जो रॉ है, रॉ को लॉक करेंगे। ये डी का मतलब है कॉलम और 24 का मतलब है रॉ। रॉ नंबर 24 कॉलम डी। तो हमारे रॉ नंबर 24 में जो है परसेंटेज ऑफ इंक्रीज मौजूद है तो इसको हम लॉक कर देंगे। अच्छा, डी को क्यों नहीं कर रहे? डी को इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास आगे ई भी है, एफ भी है और जी में भी हमारे पास डाटा है, मगर रॉ नंबर 24 को हम लॉक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट करेंगे, F4 प्रेस करेंगे तो ये दोनों लॉक हो जाएंगे। जिसके पीछे डॉलर होता है वो लॉक होता है। तो दूसरी दफा F4 प्रेस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ रॉ लॉक होगी और रॉ नंबर 24 लॉक हो चुकी है। अब मैं इस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर सकता हूं, राइट साइड पे भी और नीचे भी मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूं। अब हमारे पास जो फिगर्स आएंगी वो सही कैलकुलेट हुई भी आएंगी। हमारा जो परसेंटेज ऑफ ईयरली इंक्रीमेंट है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है इसकी वजह से क्योंकि हमने लॉक कर दिया था, रॉ को लॉक कर दिया, रॉ नंबर 24 को लॉक कर दिया था। अच्छा, अब यहां पर हमारे पास पेरोल के हेड काउंट जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं और एनुअल सैलरीज भी मौजूद है मगर सिर्फ ये एक बंदे की सैलरी आ रही है। मगर इसी तरह जैसे अदर्स जो ऑफिसर्स हैं वो हमारे पास जो है 3 है। तो एक बंदे की सैलरी जो ईयरली इंक्रीमेंट है वो ईयरली अमाउंट है वो 2,75,000 है। तो इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इसके लिए हम एक पेरोल की शीट बना लेते हैं। अभी हमने क्या किया, सिर्फ हेड काउंट लिए और उसकी सैलरी को 10% से ग्रो कराया है, ईयरली इंक्रीमेंट लगा है। अच्छा, अब ये भी देख लीजिएगा कि 2026 में 2026 के ईयर में 2025 की सैलरी जो होगी उसके ऊपर ईयरली इंक्रीमेंट लगेगा। तो ये थोड़ा सा देखना होगा कि लास्ट प्राइस पे लगेगा, उससे पहले वाली प्राइस पे नहीं लगेगा, लास्ट प्राइस पे ईयरली इंक्रीमेंट लगेगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे पेरोल के लिए एक वर्कशीट हमने क्रिएट की हुई है। पेरोल के लिए हमने क्या किया हुआ है, एक वर्कशीट क्रिएट की हुई है। हम सिर्फ लिंक कराएंगे, हेड काउंट वहां से लिंक हो जाएंगे और जो उनकी सैलरी है वो अजम्पशन वाली इनपुट वाली शीट से लिंक हो जाएगी और एंड में हम उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हेड काउंट को लिंक करा रहे हैं इक्वल टू इनपुट्स। इनपुट्स वाली शीट में जाएंगे और
ये हेड काउंट को मैंने 2024 के लिंक करा दिया। इसको फिर मैं कॉपी पेस्ट करूंगा आगे, क्योंकि ये लिंक हुआ है, तो ये आगे डाटा खुद उठा लेगा। अच्छा, इसी तरह हम सैलरीज भी उठाएंगे इनपुट वाली शीट से। तो ये सिंपली हमने क्या किया, लिंक कराया। इसमें अगर हो सकता है कुछ स्टूडेंट की लिंकिंग वगैरह थोड़ा वीक हो, तो सिंपली हमने क्या किया है, इक्वल टू प्रेस किया है और उस सेल पे जाके क्लिक कर दिया है। जैसे मैं अभी आपको बताऊं, इक्वल टू प्रेस किया, जिस सेल से लिंक कराना है उस शीट पे गए और जाके क्लिक कर दिया, तो ये खुद ही यहाँ पर फॉर्मूला बार के अंदर जो है वो क्या कर रहा है, रेफरेंस बना रहा है कि आप इनपुट वाली शीट में गए हैं और कॉलम सी रॉ नंबर 15 को आपने सेलेक्ट किया है। अच्छा, अब साथ में हमने क्या करना है, हमारे पास हेड काउंट्स आ गए, उनकी एनुअल सैलरीज आ गई, मगर अब हमें टोटल भी तो निकालना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक हेड काउंट को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी सैलरी से। तो जहां पे हेड काउंट एक होगा वो तो सेम अमाउंट आ जाएगी, मगर अगर जहां पे दो हैं या तीन है तो वो डिफरेंट टोटल होके हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। इसको मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। तो जब कॉपी पेस्ट किया तो खुद ही यहाँ पर आप देखें कि मैनेजर्स हमारे पास दो थे, एक की सैलरी 4 लाख थी, तो आपस में मल्टीप्लाई हुआ, ये हमारे पास 8 लाख की अमाउंट आ गई। ठीक है, अब यहां पर हम इसको टोटल करेंगे सम के जरिए। सम का फंक्शन यूज किया और सम के फंक्शन में हमने ये सारी सेलेक्ट किया, इसको रेंज सेलेक्ट की और इसको भी हमने फॉर्मूले से कॉपी पेस्ट कर दिया। तो ये सारे पेरोल की अमाउंट आ गई, जो कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस में जो लेना होता है एज अ सैलरी एक्सपेंस, वो हम क्या करते हैं, टोटल अमाउंट लेते हैं सैलरी एक्सपेंस। अब यहाँ पे हमारे पास डेजिग्नेशन वाइज आ रहा था, हमने उसका एक टोटल कर लिया, तो 4.2 मिलियन हमारे पास क्या आ गया, सैलरी एक्सपेंस आ गया। इसको हम लिंक कराएंगे फोरकास्टेड इनकम स्टेटमेंट से। जो इनकम स्टेटमेंट की शीट है, यहाँ सैलरी एक्सपेंस का एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस का वो दिया हुआ है, हेड दिया हुआ है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, लिंक करेंगे। तो इक्वल टू प्रेस किया और पेरोल वाली शीट पे गए और 4.2 मिलियन से आपने जाके इसको लिंक करा दिया और आगे कॉपी पेस्ट कर दिया ताकि वो अमाउंट खुद उठकर आ जाए। तो यहां पर हमने अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। इससे ब्रेक क्या है कि मैं आपसे एक चैट पे थोड़ा सा पूछ लेता हूं कि आपको सेल्स के हवाले से, परचेज के हवाले से और पेरोल के हवाले से आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं, ताकि मुझे थोड़ा सा फीडबैक आ जाए कि अगर चीजें क्लियर हैं तो फिर हम आगे चलते हैं, वरना अगर कोई सवाल है तो आप चैट पे पूछ लें। अच्छा, जो लेक्चर्स की डिटेल आप लोग मांग रहे हैं ना, वो जो कोर्स की डिटेल है वो मैं आपको एंड में शेयर करा दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कोर्स आउटलाइन क्या है और फीस स्ट्रक्चर क्या है, ड्यूरेशन क्या है, वो हर चीज आपको मैं आगे बताऊंगा। अभी तक तो क्लियर है, आप कोई अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है? सर समझ आ रहा है, बट पेरोल हेडकाउंट डबलिंग की नीड क्या है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, नीड बिल्कुल नहीं है, आप एक जगह कर सकते हैं। मगर जब हम एनालिसिस करते हैं, व्हाट इफ एनालिसिस लगाते हैं, तो उस वक्त हमारा ये चीज़ बड़ी काम आती है। तो क्योंकि मैं आगे चल के आपको व्हाट इफ एनालिसिस अगर मैं करवाऊंगा, जैसे कि गोल सीक है, सिनेरियो मैनेजर है, डेटा टेबल है, जो नेक्स्ट वेबिनार है वो व्हाट इफ एनालिसिस का है। तो देखिएगा आप, मैं इस फाइनेंशियल मॉडल को जब सेकंड वेबिनार में जब व्हाट इफ एनालिसिस से कनेक्ट कराऊंगा, तो फिर आपको मजा आएगा कि यार ये आपने सही किया था जो किया था। ठीक है। अच्छा, एक्सेल मॉडलिंग की बेसिक प्लेलिस्ट वो आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, अब यहां तक मेरे ख्याल में सबको क्लियर है, तो हम आगे चलते हैं। तो हो क्या रहा है, हम ये कर रहे हैं कि जो इनपुट्स लेते जा रहे हैं उसके बेसिस के ऊपर जो कैलकुलेशन आ रही है उसको हम लिंक कराते जाते हैं। अगर तो बैलेंस शीट आइटम है, जैसे आगे चल के बैलेंस शीट आइटम भी आएगा, तो फिर वो बैलेंस शीट से लिंक होगा। अभी क्या था कि सेल्स थी, कॉस्ट ऑफ सेल्स थी, क्रॉस प्रॉफिट था, सैलरी एक्सपेंस, ये सारे पीएनएल आइटम थे, तो हमने पीएनएल से लिंक कराया। मगर अगर बैलेंस शीट आइटम होगा, लेट सपोज यहां पर, ये मैं इसको बिल्कुल हटा देता हूं, जीरो कर देता हूं, ताकि आपको ये डिस्टर्ब ना करे कि ये कहां से आ रहा है। फिक्स एसेट्स का कोई आइटम होगा तो फिर हम यहां से लिंक कराएंगे। लिंकिंग कराना जरूरी है, अगर लिंक नहीं होगा, हमारा मॉडल कनेक्ट नहीं होगा, तो उस पर एनालिसिस नहीं कर सकते और वो एक अच्छा मॉडल नहीं बनेगा, एक्यूरेट मॉडल नहीं बनेगा। तो आगे चलते हैं। पेरोल के बाद हमारे पास क्या है, फिक्स एसेट्स हैं। फिक्स एसेट जो है वो 20% से जो है वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है इसका, स्ट्रेट लाइन की बेसिस के ऊपर। लास्ट 5 ईयर्स का जो है हमारे पास, लास्ट 5 ईयर्स का
मतलब 5 ईयर से आप डिवाइड करेंगे, 2 मिलियन को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो वो आपका निकल आएगा। मगर मैंने यहाँ पे परसेंटेज भी दे दी है 20%। ईयरली बेसिस पे 20% ये डेप्रिशिएट हो रहा है। स्टेट लाइन की बेसिस के ऊपर आपका जो है वो फिक्स एसेट का शेड्यूल बनेगा। अच्छा, अब फिक्स एसेट वो कह रहा है, फिक्स एसेट कि हमारी कंपनी जो है इस साल 2024 में, क्योंकि ये स्टार्ट हो रही है और हम एज ए इंपोर्टर कंप्यूटर इक्विपमेंट्स इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम कुछ प्लांट एंड मशीनरी भी लेंगे कंपनी के लिए, कुछ फर्नीचर एंड फिक्सचर्स भी लेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट्स भी लेंगे, मोटर व्हीकल्स भी लेंगे। तो उनकी हमने कॉस्ट यहाँ पे अजम्पशन में अब तकरीबन 5.8 मिलियन के हम फिक्स एसेट खरीदेंगे इस साल, पहले साल। तो ये अब आपको अब आपका अकाउंटिंग बैकग्राउंड होना चाहिए इसके पीछे। वो कह रहा है कि हम 5.8 मिलियन के जो फिक्स एसेट्स लेंगे उसमें 3 इंपैक्ट जाएंगे, एक पीएनएल में जाएगा, एक बैलेंस शीट में जाएगा, एक कैश फ्लो में जाएगा। अब ये किसको पता होता है? ये अकाउंटिंग के बैकग्राउंड जिनका होता है उनको पता होता है कि अगर मैं फिक्स एसेट खरीदूंगा तो मेरा कैश आउटफ्लो होगा पहले साल, तो कहां जाएगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, तो फिर हम वहां से लिंक कराएंगे, ये रही कैश फ्लो स्टेटमेंट और ये रहा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, चेंजेस इन फिक्स एसेट, वो यहां पे जाएगा। ठीक है, मगर जब इसके अलावा पीएनएल में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाएगा तो डेप्रिसिएशन हमें निकालनी पड़ेगी। इसके अलावा जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आपका जो है वो फिक्स एसेट्स में आपको जो है वो इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये, इसका इम्पैक्ट जो है ना, ये जो अजम्पशंस हमने लिए हैं, इसका इम्पैक्ट हमें 3 जगह लेना पड़ेगा। तो अब उस वो देखिएगा कि मैं किस तरीके से ले रहा हूं। पहले मैं फिक्स एसेट शेड्यूल बनाऊंगा 5 साल का। फिक्स एसेट शेड्यूल के लिए मैंने अलग से एक वर्कशीट बनाई हुई है। ये अपनी आसानी के लिए होती है। लोग क्या करते हैं, इसी वर्कशीट के ऊपर वर्किंग कर लेते हैं। वो भी ठीक है, अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक अलग वर्कशीट बना लें। तो ये फिक्स एसेट की एक वर्कशीट है। अच्छा, ये जो ब्लैंक मॉडल है जब फिल आउट हो जाएगा तो मैं, आप जो लोग अटेंड कर रहे होंगे लास्ट तक, तो मैं उसको ये ब्लैंक मॉडल ईमेल जो हमने फिल किया होगा ड्यूरिंग द क्लास, वो मैं आपको मॉडल जो है वो ईमेल पे सेंड भी कर दूंगा। तो जरूरी नहीं है कि आप अभी स्क्रीन पे बैठ के खुद कर रहे हो, आपको सिर्फ समझना है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है। ये नहीं कि इस वेबिनार के थ्रू आप कोई फाइनेंशियल मॉडलर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि फाइनेंशियल मॉडलिंग बेसिकली क्या है। इसका जो है वो आपको जो है वो एक इंटरमीडिएट स्किल तक आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब फिक्स एसेट शेड्यूल हम बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है, तो मैं कॉस्ट ले रहा हूं। अब आप देखिएगा, फिक्स एसेट शेड्यूल में हमारे पास कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है और रिटन डाउन वैल्यू। तो हम कॉस्ट कहां से ले रहे हैं? इनपुट वाली शीट से। अब आप देखिएगा मैं लिंक करा रहा हूं, इक्वल टू इनपुट वाली शीट पे गए, ये प्लांट एंड मशीनरी है, इसकी कॉस्ट कितनी है? 2 मिलियन। तो मैंने सिंपली लिंक कराया और एंटर कर दिया, तो 2 मिलियन यहां पर आ गया। अब चुनाचे मुझे 20% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो मैंने यहां पे अलग से लिख लिया है अपनी आसानी के लिए। आप यहां से भी डायरेक्टली लिंक करा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मगर यह वाला जो लिंक है वो इनपुट वाली शीट से आ रहा है। मैं दोबारा बताता हूं ये कैसे है कि आपने इक्वल टू प्रेस किया, ये यहां से आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहां पर इसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करा दूंगा। अब हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, तो हमने कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दिया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से। अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चुनाचे जो है वो सेम रहेगा हर साल, तो मैं इसको लॉक कर रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 20% से ताकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाए, और इसको F4 से लॉक कर रहा हूं क्योंकि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल 20% रहेगा। तो वो चीजें जो कॉमन होती हैं या जो हमें फॉर्मूले में चाहिए होती है नेक्स्ट ईयर्स भी, तो हम इसको लॉक कर देते हैं। या जो सेल्स चेंज नहीं कराने होते वो हम लॉक कर देते हैं, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। तो यहां पर हमने कॉपी पेस्ट किया, आगे हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसको। बल्कि अभी मैं नहीं करता इसको, अभी हम क्या करते हैं, पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालते हैं। अच्छा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है? जो लास्ट ईयर की टोटल डेप्रिसिएशन होती है उसमें इस साल की करंट ईयर की डेप्रिसिएशन ऐड हो जाती है। ये आप लोगों को आइडिया होगा इस बात का। तो अब फॉर्मूला कैसे बनाएं, क्योंकि लास्ट ईयर तो है नहीं। यहां पर हमारे पास जो बेस्ट फाइनेंशियल मॉडलिंग की प्रैक्टिस कहती है कि ओपनिंग बैलेंस का कॉलम आप जो है आपको छोड़ना है, क्रिएट करना है। तो यहां पर अब वो फॉर्मूला काम आएगा हमारा, इक्वल टू लास्ट ईयर की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो टोटल है, और वो है नहीं क्योंकि इस फॉर्मूले को हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो वो ये चीज काम आएगी, प्लस करंट ईयर की डेप्रिसिएशन।
तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या बनता है, लास्ट ईयर की टोटल डेप्रिसिएशन प्लस करंट ईयर की डेप्रिसिएशन। तो मैंने इसको लिंक करा दिया मगर लास्ट ईयर है नहीं। अच्छा, अब हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे आएगी कि मैं कॉस्ट में से जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो माइनस कर दूंगा, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, नेट बुक वैल्यू आ जाएगी 1.6 मिलियन आ रही है यहाँ पर। अब ये फॉर्मूले सारे लिंक हुए हुए हैं, ये कॉस्ट जो है वो इनपुट शीट से आ रही है, डेप्रिसिएशन 2 मिलियन को 20% से कर रहे हैं, और ये इस तरीके से फॉर्मूले से कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, जूम बंद हो गया क्या, ये कौन सी स्क्रीन खुल गई है। अच्छा, यहां पर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करेंगे आगे। एक मिनट, ये हेल्प का फंक्शन खुल गया है। असल में मैं एलसीडी यूज कर रहा हूं तो उसकी वजह से मुझे ये थोड़ा सा पेस्ट करना पड़ता है। अच्छा, अब स्क्रीन मेरे ख्याल में विजिबल होगी, स्क्रीन विजिबल है वहां से। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी आ गए। अब इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। मैंने एरिया पहले कॉपी पेस्ट किया है, इसकी भी ट्रिक्स होती हैं, कॉपी करेंगे आप, फिर उस एरिया पे, जिस एरिया पे आपने पेस्ट करना है वो एरिया सेलेक्ट करेंगे और पेस्ट कर देंगे। अच्छा, इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमने कहीं पे लॉकिंग प्रॉपर नहीं की है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि लॉकिंग हमारी कहाँ प्रॉपर नहीं है, बल्कि नहीं, सॉरी, कॉस्ट हमने नहीं ली है, तो कॉस्ट को भी मैं F4 से लॉक कर रहा हूं और आगे इसको एक्सटेंड कर रहा हूं। तो ये ऑटोमेटिकली 5 साल की आपकी फिक्स एसेट शेड्यूल बन गया है। इसमें हमारे पास, हमने कॉस्ट को क्यों लॉक किया है, इसलिए क्योंकि हर साल कॉस्ट वही रहेगी 2 मिलियन, और उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो 20% है, वो भी हर साल सेम रहेगा, और इन दी एंड जो है 5 साल बाद यूजफुल लाइफ इसकी 0 हो जाएगी। ठीक है, और सॉरी, यूजफुल लाइफ नहीं, जो इसकी वैल्यू है, नेट बुक वैल्यू, वो 0 हो जाएगी। यूजफुल लाइफ तो 5 ईयर्स है। अच्छा, यही चीज हम फर्नीचर एंड फिक्सचर पे भी करेंगे, और ऑफिस इक्विपमेंट पे भी करेंगे, और मोटर व्हीकल्स पे भी करेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो मुझे थोड़ा सा चैट पे लिख दें कि ये चीज आपको क्लियर है, तो फिर मैं फर्नीचर एंड फिक्सचर को जरा क्विकली कर लूंगा, ताकि ये वेबिनार इफेक्टिव रहे हमारा। तो मुझे जरा चैट पे ये मेंशन कर दें कि आपको, सर काइंडली फास्ट लेकर, ये बेसिक अकाउंटिंग एवरी स्टूडेंट्स नो। अच्छा ठीक है, अच्छा कुछ लोग जरा एडवांस के आ गए तो उनको ये पता है ये सारी चीजें। बहरहाल, चले खैर, इसको आगे हम सेम चीज जो है वो फर्नीचर एंड फिक्सचर पे भी होगा। कॉस्ट जो है हम लेंगे इनपुट से। अब मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने एक चीज आपको ये बता दी है कि ये कैसे निकलेगा। सेम चीज फर्नीचर एंड फिक्सचर पे भी अप्लाई होगा। यहाँ पे हम कॉस्ट को लिंक करा रहे हैं, इसको F4 से लॉक कर रहे हैं, और इसके बाद हम कॉस्ट को मल्टीप्लाई किया 20% से, इसको भी F4 से लॉक किया, देन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और नेट बुक वैल्यू, और इस फॉर्मूले को मैं आगे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ये भी 5 ईयर्स में जाके 20% से ये नेट बुक वैल्यू इसकी 0 हो गई। इसी तरह मैं ऑफिस इक्विपमेंट में भी यही चीज कर रहा हूँ। मैं ऑफिस इक्विपमेंट वाली जो वैल्यू है 1.2 मिलियन, इसको F4 से लॉक करा रहा हूँ। सेम पैटर्न जो मैंने पहले अप्लाई किया है, तो वो मैंने इसको यहाँ पे रिकैलकुलेट करवाया है, बिल्कुल सेम फॉर्मूले ऐसे ही लगेंगे। ठीक है, जब हम ये कर लेंगे तो इसका इम्पैक्ट देखिएगा कि कहाँ कहाँ जाएगा, 3 जगह इसका इम्पैक्ट जाएगा, वो चीज समझनी है। ठीक है, फिक्स एसेट शेड्यूल तो एक अकाउंटिंग का बैकग्राउंड का बंदा उसको पता है यार, ये स्ट्रेट लाइन की बेसिस के ऊपर होगा, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है निकालना। कोई भी होगा, बीकॉम का भी होगा, इंटर कॉमर्स, एसी सब निकाल लेंगे, मगर ये लिंकिंग और उसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, ये असल जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो लेट सपोज मैं आपको अभी ये बस ये आखिरी ये वाला कर लेते हैं, मोटर व्हीकल्स का। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो 3 जगह जाएगा, वो आपने समझना है बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, ये हमने चारों एसेट्स का निकाल तो लिया है, मगर हमें, हमारे पास जो है ना, बेसिकली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा ना, वो अलग अलग नहीं जाएगा, हर एसेट का अलग नहीं जाएगा, हम टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जाएगा चारों एसेट्स का टोटल। तो मैंने यहीं पर फिक्स एसेट शेड्यूल में ही यहाँ पर एक टोटल एसेट्स का बना लिया है कि कॉस्ट टोटल कितनी आएगी, डेप्रिसिएशन, तो इसको हम लिंक करा देते हैं। हमने बेसिकली क्या करना है, चारों एसेट्स की कॉस्ट को टोटल कर लेना है, और आगे फॉर्मूला एक्सटेंड कर देंगे। तो आप ये देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ, इक्वल टू प्लांट एंड मशीनरी का प्लस
फर्नीचर की कॉस्ट गलत ले ली है मैंने। अच्छा देख लेता हूँ, मैं रीचेक कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। शेड्यूल तो हमारा बना हुआ है। फर्नीचर हाँ बिल्कुल गलत ली है, 0.6 मिलियन है, मैंने गलत लिंक कराया, कोई मसला नहीं है, इसको ठीक कर लेते हैं। अब ठीक हो गया ये। अच्छा अब क्या प्रॉब्लम हो रहा है? अच्छा ये वाला फॉर्मूला आगे कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, अब ये हमारे पास फर्नीचर फिक्सचर भी आ गया। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, सारे तमाम एसेट्स की जो कॉस्ट है उसको 1 बाय 1 ऐड करता जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने सिर्फ कॉस्ट को ऐड कर रहा हूँ, चारों एसेट्स की जो कॉस्ट है उनको ऐड कर रहा हूँ। अब चुनाचे मैंने लिंक किया हुआ है, आपके सामने लिंक्ड हुई हुई चीजें, तो मुझे डेप्रिसिएशन का टोटल करने की जरूरत नहीं है, ना एक्यूमुलेटेड का टोटल करने की जरूरत है। मैं सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करूंगा और आपके सामने ये पांचों ईयर्स का डाटा आ जाएगा मेरे पास। अब मुझे पता होना चाहिए इंपैक्ट कहां कहां जाएगा इस शेड्यूल का। हमारे पास टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है, तमाम चार एसेट्स की जो डेप्रिसिएशन है मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूं। ये चारों एसेट्स की टोटल डेप्रिसिएशन है, ये हमारा पीएनएल में जाएगा। कहा जाएगा? पीएनएल में। इक्वल टू लिंक कराया हमने फिक्स एसेट शेड्यूल और इस अमाउंट से लिंक करा दिया और इसको आगे कॉपी पेस्ट कर लिया। अच्छा इसके अलावा हाँ, इसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में हमने यहाँ जो बैलेंस शीट के नाम से एक वर्कशीट बनाई हुई है और हमारे पास ये फिक्स एसेट्स आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो चारों एसेट्स की है वो यहाँ ले लूंगा, एक्युमुलेटेड यहाँ ले तो मैं लिंक कराऊंगा इसको, फिक्स एसेट शेड्यूल से लिंक कराऊंगा। जो मेरी कॉस्ट है चारों एसेट्स की वो कितनी है, 5.8 मिलियन है, तो मैंने 5.8 मिलियन से मैंने इसको सिंपली लिंक करा दिया है। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो भी मैं लिंक करा दूंगा। चारों एसेट्स की टोटल कितनी है, 1.1। अच्छा और ये यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है कि दिस वैल्यू माइनस दिस, तो ये हमारे पास आ गया। इसको मैंने आगे कॉपी पेस्ट कर दिया। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली हमने क्या किया, जो आइटम जहां जाने चाहिए वहां हम उसको लिंक करा रहे हैं। लिंक कराना जरूरी है, अगर आप पंच करेंगे तो व्हाट इफ एनालिसिस नहीं लगेंगे। ठीक है, और वो फाइनेंशियल मॉडल जो है वो अगर हम अजम्पशन चेंज करेंगे तो पूरा मॉडल रिकैलकुलेट नहीं होगा अगर वो लिंक्ड और कनेक्टेड नहीं होगा। ये बार बार इसलिए कह रहा हूं कि यही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आपका फाइनेंशियल मॉडल कनेक्टेड और लिंक नहीं है तो वो बेकार है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो अच्छा अब यहां पर आ जाएं। इसके अलावा हमने हाँ, इसका इंपैक्ट कहां जाएगा, बैलेंस कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी जाएगा। तो मैं आपको निकाल के बताता हूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम किस तरह लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। जब भी आप कोई फिक्स एसेट लेते हैं तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाता है। उसके हम चेंजेस देखते हैं कि 2024 में कितना कैश इनफ्लो हुआ है या कैश आउटफ्लो हुआ है। तो 2024 में हमने बेसिकली 5.8 मिलियन के फिक्स एसेट्स खरीदेंगे। तो वो 5.8 मिलियन ये हमारा कैश का आउटफ्लो होगा। तो हमें यहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट में माइनस में ये चीज चाहिए। तो उसके लिए हमने एक सिंपल फॉर्मूला बनाया हुआ है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने एक रूल बनाया हुआ है कि अगर एसेट है और उसका चेंज निकालना है तो क्या करो, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कर लो। मैंने यहाँ शायद कहीं लिखा भी था, ये रहा। एसेट में हमने एक रूल बनाया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए ये रूल है कि अगर एसेट है उसकी चेंजेस निकालनी है। चेंजेस से मुराद ये है कि आइदर इनफ्लो है या आउटफ्लो है, इंक्रीज या डिक्रीज है, जो भी है। तो उसमें हमने फॉर्मूला ये बनाना है कि जो बैलेंस शीट के ओपनिंग एसेट्स होंगे उसमें आपने माइनस करना है क्लोजिंग एसेट्स। ठीक है, तो अब मुझे ये बताएं कि 2024 में हमें हमारा ओपनिंग एसेट्स क्या होगा। हमारा 2024 का जो ओपनिंग एसेट्स होगा वो बेसिकली 2023 का यहां पर क्लोजिंग एसेट्स होगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैं लिंक करा रहा हूं आपके सामने। चेंजेस निकालने के लिए ये फिक्स एसेट आपने बैलेंस शीट में गए, बैलेंस शीट में आपके पास ये रहा फिक्स एसेट। तो आपने क्या करना है इसको, अब ओपनिंग एसेट्स, तो ओपनिंग एसेट्स यहां होगा। 2023 हमारी ओपनिंग होगी, 2024 हमारी क्लोजिंग होगी। तो ओपनिंग एसेट्स जो कि है नहीं, मगर बेस्ट फाइनेंशियल मॉडलिंग प्रैक्टिस के तहत हमने ये ओपनिंग बैलेंस का कॉलम बनाया हुआ है, वो हमारे काम आ रहा है फॉर्मूले में कि ओपनिंग एसेट्स से हमने लिंक कराया। मैं दोबारा बता देता हूं, इक्वल टू प्रेस किया, ओपनिंग एसेट्स के लिए हमने गए फिक्स एसेट में और 2024 का जो ओपनिंग होगा वो ये होगा। तो ओपनिंग एसेट माइनस क्लोजिंग एसेट, क्लोजिंग एसेट 2024 के क्या है, वो यही अमाउंट है 5.8। तो ओपनिंग एसेट माइनस क्लोजिंग एसेट्स जब आप करेंगे तो ये आपको आउटफ्लो में दिखा रहा है कि ये बेसिकली आपका कैश का आउटफ्लो हुआ है। 5.8 मिलियन के आपका कैश का आउटफ्लो हुआ है। यहां तक बात क्लियर है।
तो तीनों इंपैक्ट हम ले लिए, अब हमने इसको सेव कर दिया फाइल को। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट अजम्पशंस की तरफ जाएंगे। मेरे ख्याल में ये इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, इस फॉर्मूले को मैं आगे कॉपी पेस्ट करूंगा तो आगे रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि डेफिनेटली हमारे अगले सालों में हमारी क्या है, कोई फिक्स एसेट खरीदे ही नहीं है हमने, तो हमारा कोई आउटफ्लो नहीं होगा, ना इनफ्लो, कोई भी नहीं होगा इसके अंदर। अच्छा, अब यहाँ पर अजम्पशंस हमने पहले ली, सेल्स की, परचेजेस की, हेड काउंट्स की, फिक्स एसेट की। अब हमारे पास जो आगे है, होपफुली आपको ये अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो गई होगी कि आपने इंपैक्ट किस तरीके से वन बाय वन लेके चलना है, अपनी आसान करना है, फाइनेंशियल मॉडलिंग को आसान करना है। ऐसा नहीं है कि सारी assumption एक साथ ले लें और फिर उसको लिंक कराने बैठे। वन बाय वन आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे हैं, और कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो फिक्स नेचर के हैं, जो हर साल सेम रहेंगे, जैसे कि रेंट है, हर साल सेम रहता है नॉर्मली। कुछ वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। वेरिएबल एक्सपेंसेस जो भी होते हैं उसमें इन्फ्लेशन ऐड ऑन होती है, और अगर हम ऐड ऑन नहीं करेंगे तो ये जो है वो रिजल्ट, आपकी जो फोरकास्टेड रिजल्ट है वो सही तरीके से नहीं निकलेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2024 में अगर मेरे पास सिम फी एक्सपेंस है जो जिसकी नेचर फिक्स है और वो 2 लाख रुपए है, तो हम सिंपली, एक तरीका तो ये है, जो कुछ जो नॉन फाइनेंशियल, जो नॉन एक्सेल के बैकग्राउंड के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, इसको या तो पंच करते हैं 2 लाख रुपए, ठीक है, या फिर क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। ये दोनों ही गलत है, ये दोनों ही गलत है। हम क्या करेंगे, इफ का फंक्शन यूज करेंगे। अब इफ का फंक्शन कुछ स्टूडेंट्स को नहीं आता होगा इस वेबिनार में, मगर जब आप रिकॉर्डेड कोर्स मेरा देखेंगे एमएस एक्सेल एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग का, तो वहां में मैंने बिल्कुल बेसिक एक्सेल से स्टार्ट किया है, ठीक है, कि एक्सेल होता क्या है, रॉस क्या है, कॉलम्स क्या है, एक्सेल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रॉस एंड कॉलम नोन एज ग्रेड, रिबन क्या है, ग्रुप्स क्या है, टूल्स क्या है, टैब्स क्या है, बहुत सारी चीजें जो लिंक कैसे करते हैं, कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम जो है एक वर्कबुक के एक वर्कशीट के अंदर 16,500 अप्रोक्सीमेटली कॉलम होते हैं। मतलब ये कॉलम ए है, ये कॉलम नंबर 1 हो गया, और लास्ट कॉलम पे आप जाएंगे तो ये आखिरी कॉलम आ रहा है, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 16,500 कॉलम होते हैं। तो बहुत ही बेसिक एक्सेल से मैंने वो स्टार्ट किया हुआ है। इसी तरह अगर मैं कंट्रोल डाउन करूंगा सबसे लास्ट रो में आ जाऊंगा। अगर आप यहाँ देखें, ये 10.5 लाख रोज होती हैं एक वर्कशीट के अंदर। मैं अभी कहाँ, कौन सी वर्कशीट पे हूँ, इनपुट पे। तो बहुत ही बेसिक एक्सेल से फाइनेंशियल मॉडलिंग तक लेकर गया हूं। अब उसमें इफ के फंक्शंस कवर करवाए हुए मैंने। यहां पर आपको थोड़ा सा एक आइडिया देते हुए आगे चलते हैं। तो हमारे पास कुछ नेचर ऑफ एक्सपेंसेस फिक्स हैं और कुछ वेरिएबल हैं। जो फिक्स हैं वो हर साल सेम होंगे, और जो वेरिएबल हैं उस पर हम इन्फ्लेशन लगाएंगे। अच्छा, इन्फ्लेशन क्या है, मैं एक अज्यूम कर लेता हूँ कि 10% सेम रह रही है हर साल। मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, आपकी आसानी के लिए। इन्फ्लेशन का जो परसेंटेज है वो 10% हमारी हर साल इन्फ्लेशन होगी, वो हमें वेरिएबल एक्सपेंस में ऐड ऑन करना है। अच्छा, इनकम टैक्स अभी इसको छोड़ दें, ये आगे आएगा, इसको अभी आपने ऐसे ही रहने देना है, छोड़ देना है। अच्छा, अब 2025 में हम क्या करेंगे, इफ का फंक्शन ओपन करेंगे। इफ बेसिकली एक लॉजिकल, उसमें आपको टेस्ट देना पड़ता है। सबसे पहले देखिए, आप पेरेंथेसिस ओपन करते हैं, इफ एक फंक्शन है और जो चीज बोल्ड हो रही होती है एक्सेल के अंदर, किसी भी फॉर्मूले में, फंक्शन में, वो चीज पूछी जा रही होती है, एक्सेल वो आपसे पूछ रहा होता है। तो लॉजिकल टेस्ट वो अभी आपसे पूछ रहा है। देखिए, वैल्यू ऑफ ट्रू अभी अनबोल्ड है, वैल्यू ऑफ फॉल्स भी अनबोल्ड है, मगर ये बोल्ड हो रहा है। इसका मतलब एक्सेल में जो फॉर्मूला या फंक्शन आप लगा रहे होते हैं, जो चीज वो बोल्ड हो रही होती है ब्रैकेट के अंदर, ये सिंटैक्स कहलाता है, ब्रैकेट जो है पैरेंथेसिस होता है। अब लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है, तो लॉजिकल टेस्ट ये होगा कि अगर इस सेल के अंदर B35 के अंदर ये B35 बराबर है फिक्स के। अच्छा, इन्वर्टेड कॉमर्स में क्यों लिख रहा हूं फिक्स में, क्यों अल्फाबेट्स होते हैं तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर, तो लॉजिकल टेस्ट में क्या होता है कि अगर हम एक टेस्ट देते हैं और उसको बोलते हैं अगर ये टेस्ट पास हो जाए तो ये वैल्यू लेकर आ जाओ, और अगर फेल हो जाए तो ये वैल्यू लेकर आ जाओ। तो मैं इसको ये लॉजिकल टेस्ट ये दे रहा हूं कि अगर मेरे सेल नंबर B35 जो कि ये है, वो उसमें अगर फिक्स लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा फिक्स लिखा हुआ है, तो क्या करो, सिंपली। अच्छा, लॉजिकल टेस्ट हो गया, अब कॉमा सेपरेटर दिया और वो कह रहा है कि अब बताएं अब वैल्यू ऑफ ट्रू। वैल्यू ऑफ ट्रू का मतलब ये कि अगर ये लॉजिकल टेस्ट पास हो जाए तो मैं क्या लेकर आऊं। तो हम इसको बताएंगे कि यही वैल्यू जो 2024 का एक्सपेंस है वही आप 2025 में लेकर आ जाना। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरा लॉजिकल टैक्स जो टेस्ट है वो पास हो जाए तो वैल्यू ऑफ ट्रू में 2 लाख रुपए लेकर आ जाना। अदरवाइज कॉमा प्रेस किया, अदरवाइज अगर ये लॉजिकल टेस्ट पास नहीं होता
तो आप वैल्यू फॉल्स लेकर आओगे। वैल्यू फॉल्स का मतलब ये है कि ये लॉजिकल टेस्ट पास नहीं हो रहा, तो मैं क्या वैल्यू लेकर आऊं। अच्छा लॉजिक यहां पर हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर ये फिक्स नहीं है तो डेफिनेटली ये वेरिएबल होगा। और वेरिएबल में मुझे क्या करना है, मुझे वेरिएबल की कॉस्ट में इन्फ्लेशन ऐड कराना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा भाई अगर तो ये फिक्स नहीं है, अगर फिक्स है तो ये ले आओ, और अदरवाइज अगर ये लॉजिकल टेस्ट पास नहीं होता तो डेफिनेटली वो वेरिएबल होगा। तो मैं क्या करूंगा, वेरिएबल अमाउंट को मैं बोलूंगा कि वेरिएबल जो अमाउंट है उसको आप मल्टीप्लाई करो, उसको आप मल्टीप्लाई करो 1 प्लस इन्फ्लेशन परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन। इससे आप क्या करो, इसको जो है वो ऐड कर दो। मतलब अगर 2 लाख है तो उसमें जो जैसे वेरिएबल यहाँ पर है तो 3,50,000 है, तो उसमें वो 10% ऐड कर देगा। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्लोज करवाया। और अब आप ये देखें, जब इसने देखा है कि यहाँ पे फिक्स लिखा हुआ है, तो मैंने इसको कहा था जब फिक्स लिखा हुआ हो तो यही 2024 की अमाउंट सेम यहाँ लेकर आ जाना, तो वो यहाँ लेकर आ गया है। ठीक है, तो इसी तरह मैं ये फॉर्मूला एक्सटेंड करूंगा, मगर यहां पर लॉकिंग करना जरूरी है। अब एक तरीका तो ये है कि मैं इफ का फंक्शन यहां भी लगाऊं और नीचे भी लगाऊं अलग। और दूसरा तरीका ये है कि अगर मेरी बेसिक और इंटरमीडिएट की स्किल अच्छी है, वो मुझे लॉकिंग और जो है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का आइडिया है, तो मैं इसको लॉक कर दूंगा। अब कौन से सेल लॉक होंगे, वो सेल लॉक होंगे जो मुझे हर सेल में फॉर्मूले में चाहिए। तो इन्फ्लेशन मुझे हर सेल में चाहिए, जो कि रॉ नंबर, आई थिंक रॉ नंबर ये रॉ नंबर जो है वो कौन सा है, रॉ नंबर 41 है। रॉ नंबर 41 में मेरे इन्फ्लेशन की परसेंटेज है। ठीक है, और कॉलम बी, ये जो कॉलम बी है इसके अंदर मेरी नेचर ऑफ एक्सपेंस है, तो इसका मतलब कॉलम बी कॉमन है, और इन्फ्लेशन जो है वो रॉ नंबर 41 में ये भी कॉमन है। मुझे हर हर फॉर्मूले में हर सेल्स में चाहिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इस फॉर्मूले को मैंने F2 से ओपन किया। अब देखें यहां पर मैं बी को लॉक कर रहा हूं, F4 से लॉक किया, ये दोनों लॉक हो गए, कॉलम भी लॉक हो गया, रॉ भी, मगर मुझे सिर्फ कॉलम लॉक कराना है। तो मैं दोबारा F4 प्रेस करूंगा, सेकंड टाइम F4 प्रेस करूंगा, और तो रॉ लॉक हो गई, मगर मुझे कॉलम करा रहे हैं, तो मैं थर्ड टाइम F4 प्रेस करूंगा। तो अब देखिएगा कि जिसके पीछे डॉलर होता है वो लॉक होता है, तो कॉलम बी के पीछे डॉलर है तो वो लॉक हो चुका है। तो यहां पर मैंने इसको लॉक कर दिया है। अच्छा, अब मुझे इसके अलावा 41 को भी लॉक करना था, तो मैं यहाँ पे भी 2 दफा F4 प्रेस किया, तो रॉ नंबर 41 जिसके पीछे डॉलर वो लॉक हो चुका है। अब ये फॉर्मूला मेरा एक्सटेंड हो सकता है, इसको हम करके देखते हैं आगे कॉपी पेस्ट, तो सारा डेटा आपका निकल जाएगा। अब इसको चेक कर लिया करें, जब भी इस तरह का इफ का फंक्शन लगाएं, कोई लॉजिकल टेस्ट वगैरह दें, तो इसको एक दफा रिव्यू कर लिया करें कि किस सही कैलकुलेट हो रहा है या नहीं। देखिए, हाँ, जो एक्सपेंस जो जो नेचर एक्सपेंस फिक्स्ड है वो सेम रह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। वेरिएबल में चेंज आना चाहिए। अब देखिए 3,50,000 जो 2 लाख अपना 2025 के ईयर में ये 10% इन्फ्लेशन इसमें ऐड हो जाएगी। अगर मैं इसको मैनुअली कैलकुलेट करूं, 3,50,000 का 10% निकालूं, तो वो कितना बनेगा, 35,000। और इसने क्या किया होगा, 35,000 में 3,50,000 ऐड किए होंगे, तो ये 3,85,000 बन रहा है। इसका मतलब ये है कि मैनुअली आपने चेक कर लिया कि जो आपने लॉजिकल टेस्ट लगाया है वो सही वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहां पर हमने वेरिएबल एक्सपेंस भी निकाल लिया है। अब इसका इंपैक्ट लेने की बारी है, क्योंकि हमने अजम्पशन तो ले लिए हैं, इन्फ्लेशन को भी अच्छा, इन्फ्लेशन को अगर आप इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो वेरिएबल एक्सपेंस की अमाउंट जो है वो एक्यूरेट नहीं निकलेगी। अब मैं इसको क्या करूंगा, पीएनएल से लिंक कराऊंगा। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस से मैं लिंक करा रहा हूं इसको। तो सबसे पहले हमारे पास एक्सपेंस का नेचर क्या है, सिम फी है, डिवाइस है, यूटिलिटी, कन्वेंस, प्रोफेशनल चार्जेस, मिसलेनियस, ये तकरीबन 6 हैं। और इसका सीक्वेंस भी मैंने यहाँ पे सेम रखा हुआ है। तो मैं सिंपली लिंक करवा रहा हूं, इक्वल टू दिस 2024 की अमाउंट, और इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। एरिया सेलेक्ट किया जहां आपने कॉपी पेस्ट करना है, और आपने पेस्ट कर दिया। तो यहां पर आपके पूरी इनकम स्टेटमेंट में आपके पास ये चीजें आ गई। अब चुनाचे हमारे पास क्रॉस प्रॉफिट मौजूद है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मौजूद है। तो यहां पर हमारे पास टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, तो हम इसको सम कर लेते हैं। जो हमारा डेप्रिसिएशन, सैलरी और अदर एक्सपेंसेस हैं, तो मैं आपके सामने इसको टोटल कर रहा हूं। टोटल ऑफ ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मैंने इसको क्या किया है, सम अप कर लिया है। तो यहाँ टोटल आ गया है, इसको भी आगे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि 2024 में हम वर्किंग कर रहे हैं,
और अगले सालों की वर्किंग हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा लिंक्ड हुआ हुआ। अच्छा, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो यहां पर हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि सिंपली जो हमारी क्रॉस प्रॉफिट है, क्रॉस प्रॉफिट में आप टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो आप माइनस कर दें तो आपका ईबीआईटी आ जाएगा। इंटरेस्ट अभी हमारे पास नहीं है, मगर अगर इंटरेस्ट होगा तो इंटरेस्ट भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, इंटरेस्ट के लिए अगर हमारे पास टाइम है तो मैं एक लोन का शेड्यूल बना देता हूं ताकि ये इंटरेस्ट का एलिमेंट हमारा कवर हो जाए। क्या टाइम हो रहा है? 3:10 हो रहा है, तो हमारे पास तकरीबन 20 मिनट्स हैं, तो कोशिश करते हैं। अच्छा, हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस यहाँ पर हम उसके लिए हम बेसिकली अगर हम लोन लेते हैं बैंक से, अगर हम लोन लेते हैं तो उसके लिए क्या होता है, एक लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनता है। आपने शायद F9 में पढ़ा हो, एसीसीए के सब्जेक्ट में, या F7 में, P2 में। इस तरह आपको क्या होता है कि लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना पड़ता है। उसके लिए हमारे पास ये लेक्चर्स में वैसे कवर किया हुआ है, मगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि हमारे पास एटलीस्ट इस वेबिनार में हम तकरीबन जो है वो पीएनएल प्रॉफिट तक पहुंच जाएं और अर्निंग पर शेयर निकाल लें। बल्कि अर्निंग पर शेयर नहीं, बल्कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक पहुंच जाए। उसके लिए हम लोन पे आ जाते हैं। हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम 2 मिलियन का लोन लेंगे बैंक से, ठीक है, और जिसकी लाइफ होगी 5 इयर्स, जिसका इंटरेस्ट होगा 12%। अब इंस्टॉलमेंट निकालनी है। एक्सेल में हमारे पास एक फॉर्मूला है, पीएमटी, पेमेंट का फॉर्मूला। उसके जरिए से आप इंस्टॉलमेंट की अमाउंट निकाल सकते हैं। तो आपके सामने में देखिएगा कि मैं किस तरीके से कर रहा हूं। स्क्रीन पूरी विजिबल आ रही है वन शॉट में? अच्छा, ठीक है। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, सिंपली मैंने 2 मिलियन की अमाउंट दी, लाइफ 5 साल के लिए बैंक से लोन ले रहे हैं एट द रेट ऑफ 12%। 12% ये फिक्स है, ये फिक्स रेट के ऊपर हम ले रहे हैं। इंस्टॉलमेंट निकालेंगे। इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए एक्सेल के अंदर एक पीएमटी का फॉर्मूला है। पीएमटी का मतलब पेमेंट। अब जब हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो आप गौर करें कि ये आपसे बोल्ड में क्या चीज पूछ रहा है। बोल्ड में पूछ रहा है रेट बताओ। तो रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट 12%। अब मैं 12% टाइप नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, लिंक कराऊंगा। तो मैंने क्या किया, 12% से लिंक करा दिया और रेट दे दिया इसको। फिर मैंने कॉमा प्रेस किया और अब वो आपसे पूछ रहा है कि एनपीईआर। एनपीईआर का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ मंथ्स। अभी हमारा 5 साल का बना रहे हैं, तो हमारा जो है वो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स से लिंक कराएंगे इसको। मैंने 5 से लिंक करा दिया, कॉमा प्रेस किया। अब वो कह रहा है पीवी। पीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू। जब आप बैंक से लोन लेते हैं और अगर आपने 2024 में लोन लिया है तो आज इसकी वैल्यू क्या हो? अगर मैं बैंक से अभी 2 मिलियन का लोन लेकर आऊं तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? प्रेजेंट वैल्यू 2 मिलियन होगी, सिंपल। तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू मैंने क्या किया, लिंक करा दिया। किससे? प्रेजेंट वैल्यू मैंने इससे लिंक करा दिया। अब वो पूछ रहा है, कॉमा मैंने प्रेस किया, अब वो पूछ रहा है कि एफवी। एफवी का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू। बेसिकली मुझे 2028 में 5 साल बाद इस लोन को रीपे करके, इंस्टॉलमेंट्स पे करके, इंटरेस्ट पे करके खत्म करना है। फ्यूचर वैल्यू विल बी जीरो। फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? जीरो हो जाएगी, क्योंकि मुझे इस लोन को 5 साल में पे ऑफ करके खत्म करना है। तो मेरी फ्यूचर वैल्यू, इस लोन की फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? जीरो। देन कॉमा प्रेस करेंगे। वो पूछ रहा है कि जो आप इंस्टॉलमेंट करेंगे वो स्टार्ट ऑफ द ईयर करेंगे या एंड ऑफ द ईयर करेंगे। वो अगर अगर एट द एंड ऑफ द पीरियड करेंगे तो आप जीरो टाइप करें, और अगर वो पूछ रहा है कि पेमेंट आप बिगिनिंग ऑफ द पीरियड करेंगे तो 1 टाइप करें। अब जो जिनका अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का बैकग्राउंड है उनको पता है कि 0 और 1 क्यों टाइप किया जाता है। स्टार्टिंग और एंडिंग में क्या फर्क है? देखें, अगर आप स्टार्टिंग में लेंगे तो आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट डिफरेंट होगी, ठीक है, उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट का एलिमेंट जो अमाउंट है वो डिफरेंट कैलकुलेट होगी, और एट द एंड ऑफ द ले रहे हैं तो वो डिफरेंट कैलकुलेट होगी। तो अभी हम यहाँ पे एट द एंड ऑफ द पीरियड पेमेंट करेंगे, इसको हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या कर रहा है, ये इंस्टॉलमेंट के हर साल हमें 5,54,819 देना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, और ये एट द एंड ऑफ द ईयर देंगे। मतलब 31 दिसंबर, ये जो भी एंड ऑफ द ईयर है वो आप वहां पर उसका देंगे, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे ऑफ करेंगे। अच्छा, ये माइनस में निकाल रहा है क्योंकि पेमेंट है, पेमेंट आउटफ्लो है, आउटफ्लो में माइनस में ही निकलता है। मगर मुझे आगे शेड्यूल बनाना है, लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना रहा है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव कर रहा हूँ। वो कैसे कर रहा हूँ,
कि यहाँ पर पीएमटी से पहले, पीएमटी के फॉर्मूले से पहले एक माइनस का साइन दे रहा हूं ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए। ये कि इसलिए कर रहा हूं मैं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे आगे शेड्यूल बनाना है, तो सिर्फ इसको पॉजिटिव फिगर ले रहा हूं। अगर मैं नेगेटिव से सारा लिंक कराता तो ये सब नेगेटिव वर्किंग में आ जाता। तो मैंने सिंपली क्या किया है, पीएमटी से पहले माइनस लगाया ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। एक्चुअली ये पेमेंट है, पेमेंट आउटफ्लो है, माइनस में ही आती है। अच्छा, अब यहाँ हम क्या करेंगे, एक लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाएंगे। तो उसमें हमारे पास बेस्ट फाइनेंशियल मॉडलिंग प्रैक्टिस ओपनिंग बैलेंस, ये हमने ओपनिंग बैलेंस लिंक करवा रहा हूं मैं, इक्वल टू दिस लिंक। मैंने अमाउंट से इसको लिंक करा दिया और मैं थोड़ा सा इसको कॉलम को एक्सटेंड कर दिया मैंने। अच्छा इंस्टॉलमेंट, अच्छा इंस्टॉलमेंट हर साल जो है, अच्छा मैं सिर्फ एक साल के ऊपर वर्किंग करूंगा, बाकी हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो अब आप देख लीजिएगा कि 2024 में कैसे वर्किंग हो रही है। अभी हमने क्या किया है, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस को लिंक कराया है। इंस्टॉलमेंट हर साल क्या रहेगी, ये रहेगी, और चुनाचे हर साल ये सेम अमाउंट रहेगी। तो मैं इसको लॉक कर रहा हूं क्योंकि ये आगे कॉपी पेस्ट करूं तो फॉर्मूला चेंज ना हो, सेल का रेफरेंस चेंज ना हो। तो मैंने इसको लिंक करा दिया। इंटरेस्ट कैसे निकलता है, इंटरेस्ट जो है वो आपका जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस अमाउंट होता है लोन का, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो अभी 2024 में जो लोन का आउटस्टैंडिंग होगा वो ये होगा। तो मैंने क्या किया, इसको लिंक कराया और मल्टीप्लाई कर दिया इंटरेस्ट रेट से। अब मैंने आउटस्टैंडिंग अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दिया इंटरेस्ट रेट से। इंटरेस्ट रेट जो है वो हर साल 12% रहेगा क्योंकि हमने बैंक से लोन लिया और जो एग्रीड टर्म्स है वो 12% के ऊपर है। तो मैंने क्या किया, अब 12% को भी लॉक करना पड़ेगा क्योंकि आगे आपको ये कॉपी पेस्ट करना पड़े ताकि ये चेंज ना हो सेल। तो मैंने F4 से इसको कंप्लीटली लॉक कर दिया, मतलब रॉ भी लॉक हो गई है, कॉमन कॉलम भी लॉक हो गया। अच्छा, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है, प्रिंसिपल अमाउंट कैसे निकलती है, अगर इसका फॉर्मूला क्या बनता है कि जब इंस्टॉलमेंट्स होती हैं तो उसमें दो किस्म के एलिमेंट होते हैं। उसमें एक होता है प्रिंसिपल और दूसरा क्या होता है, इंटरेस्ट। अगर आप गौर करें मेरे पास इंस्टॉलमेंट तो है, इंटरेस्ट भी है, तो मैं प्रिंसिपल कैसे निकाल सकता हूं। एक तो यह कि प्रिंसिपल का फॉर्मूला बना के यहां पे निकालें, मगर दूसरा ये है कि सिंपली आप क्या करें, आप इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को माइनस कर दें, तो जो एलिमेंट बच जाएगा वो प्रिंसिपल का होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को माइनस किया है और तो प्रिंसिपल अमाउंट आ गई मेरे पास। अब 2024 में जो मेरा लोन की आउटस्टैंडिंग का जो बैलेंस होगा, एंडिंग बैलेंस होगा, क्योंकि मैंने इंस्टॉलमेंट पे की है, उसमें कुछ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है लोन की एक्चुअल रीपेमेंट। तो अगर आप गौर करें तो मेरा 2024 का एंडिंग बैलेंस क्या होगा, इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस। जो भी मेरा लोन का आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस था उसमें से जो एक्चुअल लोन की रीपेमेंट हुई है, जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने पेड की है वो आप माइनस कर देंगे ताकि आपको क्लोजिंग बैलेंस लोन का पता चल जाए। मैंने क्या किया है, ओपनिंग बैलेंस में से प्रिंसिपल का जो बैलेंस है वो माइनस कर दिया है। तो ये मेरा क्या आ गया बैलेंस, लोन का जो है क्लोजिंग बैलेंस, जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो आ गया। अब चुनाचे हमारी चीजें लिंक्ड हैं तो हमें कोई जरूरत नहीं है दोबारा वर्किंग करने की। इसको कॉपी करें और इसको पेस्ट कर दें। अच्छा, इसको मैं चेक किस तरीके से हम कर सकते हैं कि लास्ट ईयर आप देखें कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं आ रहा और हमने फ्यूचर वैल्यू यहां 0 दी थी, तो इसका मतलब हमारा लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल जो है वो एक्यूरेटली बन रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे हमारे शेड्यूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सर, एक सवाल ये भी तो सवाल आपका हो सकता है कि लेट सपोज कि अगर मेरा इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए तो क्या ये शेड्यूल काम करेगा। यस ये करेगा। इसको मैं 11% करता हूँ, पूरा शेड्यूल रिकैलकुलेट हो गया और एंडिंग बैलेंस 0 हो गया। अब सवाल क्या है, व्हाई इज देयर बैलेंस इन 2023, 2023 में बैलेंस क्यों आ रहा है। 2023 में तो लिंक कराया ओपनिंग बैलेंस, ये बेसिकली ओपनिंग बैलेंस का एक लिंक कराया हमने ताकि हम इसको ना आगे लिंक करा सकें। ये देखिए लिंक्ड हुआ हुआ है सारा। तो ये एंडिंग बैलेंस निकालने के लिए मैंने क्या किया है, अच्छा अगर मैं ये ना भी लिखूं तो भी हम कर सकते हैं इसको, मगर ये जब फॉर्मूला आगे एक्सटेंड होगा ना तब हमें ये फायदा देगा, इसीलिए हमने ओपनिंग बैलेंस का कॉलम बनाया था और सिंपली ये लिंक हुआ हुआ है, ये इससे लिंक हुआ हुआ है। इसका कोई वैसे कोई वैल्यू नहीं है, मगर हमने आगे शेड्यूल में लिंक कराने के लिए इसको वो दिया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। अच्छा, अब मैंने 11% किया, रिकैलकुलेट किया। अच्छा, हो सकता है किसी स्टूडेंट का ये सवाल हो कि सर अगर हम लोन की अमाउंट चेंज करें तो क्या ये लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल रिकैलकुलेट हो जाएगा। यस हो जाएगा। मैं 3 मिलियन कर रहा हूं, आप देखिएगा ये पूरा शेड्यूल रिकैलकुलेट हो गया। अब
हम यहाँ पे शेड्यूल एक तो निकालना आपके लिए आना चाहिए आपको, दूसरा इसका इम्पैक्ट पता होना चाहिए। अब देखें, आप बैंक से आपने लिया लोन, बैंक से जब आप लोन लेते हैं तो होता क्या है, आपके पास पैसा आता है कंपनी के पास, कैश कैश का होता है इनफ्लो। तो क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाना चाहिए? द आंसर इज यस, जाना चाहिए। अच्छा, जब आप लोन लेते हैं तो डेफिनेटली आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, इंस्टॉलमेंट में एक इंटरेस्ट का एलिमेंट होता है, इंटरेस्ट कहां जाता है? पीएनएल में, तो पीएनएल में भी लेकर जाना पड़ेगा हमें। फिर जब लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाया है तो बेसिकली आपने 5 साल का लोन लिया है, तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, तो वो कहां जाती है? बैलेंस शीट में। तो यहां पर इतना मुश्किल नहीं है फाइनेंशियल मॉडलिंग। फाइनेंशियल मॉडलिंग कोई बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपका अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का बैकग्राउंड होना तो लाजमी है। सर अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर माय रीपेमेंट हो, अच्छा देखें, अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर होगा तो फिर हम यहाँ पे 1 सेलेक्ट करेंगे, जीरो की जगह 1 सेलेक्ट करेंगे और थोड़ी सी उसमें चेंजेस आएंगी। मगर अभी मैंने आपको जो है वो पेमेंट पेमेंट का जो हमने टाइम सेलेक्ट किया है वो एट द एंड ऑफ द पीरियड, मतलब 2024 के एंड में पेमेंट कर रहे हैं। थोड़ा सा उसमें चेंजेस आ जाएंगे, अगर हम इसको 1 करेंगे तो यहाँ पे हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। अच्छा, मैं क्या बता रहा था, तीनों जगह इसका इंपैक्ट जाएगा। अब आप देखिएगा मैं 1 बाय 1 लेके जा रहा हूं, तो फाइनेंशियल मॉडलिंग कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम, सिर्फ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का बैकग्राउंड आपका थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, एक्सेल की स्किल सेट होना चाहिए। आप देखिएगा मैं आगे आपको एक इंडीड की वेबसाइट बताऊंगा, उसमें बताऊंगा कि फाइनेंशियल मॉडलर्स की क्या वर्थ है इंटरनेशनली। अगर आप देखें तो क्या उसकी जो है क्या उनको सैलरीज पे की जाती हैं और क्या उनकी जो है वो पैकेजेस उनको मिलते हैं, तो एंड में बताऊंगा यहाँ पर। अच्छा, अब आ जाएं आपके पास, और इसको आप फ्रीलांसिंग में भी कर सकते हैं। मेरे पास भी कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं, जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक सऊदीया का प्रोजेक्ट किया था, तो एक फाइनेंशियल मॉडल बनाया था मुझे, जो है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए उसके मिले थे। तो मगर उसमें आपका, अच्छा उसमें क्या था, एक सीमेंट इंडस्ट्री थी, उसका आपने लास्ट ईयर का डाटा था। जब लास्ट ईयर का डाटा होता है तो ज्यादा आसान होता है मेरे लिए, तो क्योंकि लास्ट ईयर डाटा है तो आपने उसकी बेसिस के ऊपर फोरकास्ट करनी है, assumptions लेनी है। एनी हाउ, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हमने इसका इंपैक्ट लेके जाना है। इनकम स्टेटमेंट में गए, इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास इंटरेस्ट था। अब देखिए, इस इंटरेस्ट को निकालने के लिए हमने पूरा एक शेड्यूल बनाया है। तो यहां पर इंटरेस्ट एक्सपेंस हम लिंक कराएंगे, ये अमाउंट इंटरेस्ट एक्सपेंस से मैंने लिंक करा दिया और आगे कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ईबीडी, अर्निंग बिफोर टैक्स, तो यहां कैसे निकलेगा? जब मैं ईबीआईटी से माइनस कर दूंगा इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो क्या आ जाएगा? अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा, और इसको आगे कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो मेरे ख्याल में इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब यहां पर हमारे, अच्छा इसका दूसरा इंपैक्ट कहां जाएगा? दूसरा इंपैक्ट इसका बैलेंस शीट में जाएगा। अगर आप देखें बैलेंस शीट में हमारे पास, मैंने यहां पर एक रिकॉर्ड किया हुआ है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और इसकी एक करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी होगा कि आपको हर साल कितना पे करना है। तो वो एक करंट, जो विद इन अ 1 ईयर पे करना है, आपकी वो करंट लायबिलिटी है, और जो अगले उसमें, तो वो फिर हम क्या करेंगे, इसको लिंक कराते हैं। तो करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन में लिंक करा रहा हूं इसको, जो हमारे पास लोन के शेड्यूल से हम इसको लिंक करा देते हैं। ठीक है, और इसको आगे कॉपी पेस्ट करते हैं। इसी तरह लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो है हमारी, वो हमारा जो है वो बैलेंस आ रहा है जो लोन का आउटस्टैंडिंग, वो हमने उसको लिंक करा दिया। अब देखिएगा यहाँ पर, तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हमारी यहाँ पर आ गई, करंट लाइबिलिटी यहाँ पर आ गई। अब मैंने इसके दो इंपैक्ट ले लिए हैं, पीएनएल में ले लिया है, बैलेंस शीट में ले। अब मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेना है। अब आप बताइएगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ आएगा? ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। अब लोन के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का रूल क्या है? अच्छा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ जाएगा। हमें पता है कि यार ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म लोन है, ये यहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा यहाँ भी आएगा, ये चेंजेस इन करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी आएगा। तो मैं अभी इसको सिंपली आपको आसानी के लिए यहाँ पर आपके लिए कर देता हूँ। बेसिकली हमने क्या करना है, उसका रूल अप्लाई जो हमने करना है वो लाइबिलिटीज और कैपिटल के लिए मैंने रूल बनाया हुआ है कि जो क्लोजिंग एसेट्स, क्लोजिंग लाइबिलिटीज होंगी या क्लोजिंग कैपिटल होगा, उसमें आप ओपनिंग माइनस कर देंगे। तो क्लोजिंग लाइबिलिटी स्लैश कैपिटल माइनस ओपनिंग लाइबिलिटी स्लैश कैपिटल। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये है क्या, ये लाइबिलिटी है ना। तो अब हमारे पास पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्लोजिंग क्या है। तो 2000 मैंने यहाँ पे लिंक कराया, इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास चेंजेस इन करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, या मैंने इक्वल टू प्रेस किया और बैलेंस शीट में गया। मेरा रूल क्या है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है, तो मैं बैलेंस शीट में गया
करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, तो मैंने सिंपली क्या किया, 2024 का जो क्लोजिंग होगा वो डेफिनेटली यही अमाउंट होगी, और मैंने इसको माइनस किया 2024 की जो ओपनिंग होगी, बेसिकली 2024 की ओपनिंग यहां होगी, इसीलिए हमने ओपनिंग का बैलेंस का कॉलम छोड़ा था। तो वो एक्चुअली है नहीं, मगर जब हम आगे कॉपी पेस्ट करेंगे इस फॉर्मूले को, वो हमारे पास काम आएगी। तो मैंने क्या किया, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस के, 2024 की क्लोजिंग यही होगी और ओपनिंग यहां पर होगी, तो मैंने इसको माइनस कर दिया और आगे कॉपी पेस्ट कर दिया। अच्छा, बाकी ये पीएनएल में ये डेप्रिसिएशन आ रही है, ये मैं हटा देता हूँ अभी आपके सामने, ये भी सैलरी हटा देता हूँ क्योंकि मैंने करा ही नहीं है अभी। अच्छा, अब आ जाए लॉन्ग टर्म लोन के ऊपर। ये जो आपका लॉन्ग टर्म लोन है, इसमें भी सेम रूल अप्लाई होगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग लॉन्ग टर्म लोन हमारा कितना है 2024 का, ये है, इसमें से माइनस किया ओपनिंग और आगे कॉपी पेस्ट कर दिया। तो तीनों इंपैक्ट मैंने ले लिए। पहले साल वो इनफ्लो में क्यों दिखा रहा है, ये एक अच्छा सवाल है, कोई अगर चैट पे मुझे बता सकता है तो बताएं कि पहले साल ये लॉन्ग टर्म लोन कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनफ्लो क्यों दिखा रहा है और अगले सालों में नेगेटिव क्यों दिखा रहा है। जरा चैट हम भी तो चेक करें, चैट में जरा लिखें, नॉर्मली बता ही देंगे आप लोग बहरहाल, मगर कोई आंसर देना चाहे तो चैट पे लिख सकते हैं, वहां से जरा चेक कर लेना अगर किसी का आंसर है तो। अच्छा, इसमें हमारे पास ये चीज तीनों इंपैक्ट ले लिए मैंने। अब आ जाए इनकम स्टेटमेंट पे वापस। सर अब क्या प्रॉब्लम है, अब क्या आंसर आया, वो तो पता है, लोन तो हम ले रहे हैं, पहले साल क्यों पॉजिटिव आ रहा है, सवाल ये है। तो सबको पता है कि लोन ले रहे हैं, अभी आप ये बताओ पहले साल पॉजिटिव क्यों आ रहा है, बाकी सालों में नेगेटिव क्यों आ रहा है। चलो खैर, वो मुझे चैट में बताना। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट में हम आए, आ, अब देखें, हमने ना प्रॉफिट निकाल लिया है, अब हमने टैक्स निकालना है। हमारे पास टैक्स में जो परसेंटेज है, जो हमने जो यहाँ पे ली हुई है, पाकिस्तान में इस वक्त प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के ऊपर जहां तक मुझे याद है 29% है, और होपफुली ये जो हर साल 1% से कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनकम टैक्स जो है वो क्या है, सवाल क्या है, लोन इज एन इनफ्लो इन द फर्स्ट ईयर एंड इन द लेटर ईयर वी हैव टू पे। हाँ बिल्कुल ठीक है, पहले साल इनफ्लो आ रहा है डेफिनेटली, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में पॉजिटिव आएगा, अगले सालों में हम आउटफ्लो पेमेंट्स हो रही हैं तो वो आउटफ्लो में जाएगा। ठीक है, तो ये आपने आंसर सही दिया है, गुड। इसके अलावा हम यहाँ से हम आगे स्टार्ट करते हैं, कहाँ पे थे हम, टैक्सेस, टैक्सेस के ऊपर। हाँ, इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। अब 29% इनकम टैक्स है हमारा, जो हमने यहाँ पे अजम्पशन में लेना जरूरी है। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में गए। अच्छा, कुछ जिन्होंने जिनकी एक्सेल का स्किल सेट अच्छा नहीं होगा, वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे, दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 29% और इसको आगे कैलकुलेट करा देंगे। बिल्कुल सही कर रहे हैं वो, मगर यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपके पास एक्सेल स्प्रेडशीट का स्किल सेट ना होने की वजह से आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। आपने क्या किया है, ईबीटी को मल्टीप्लाई किया टैक्स की परसेंटेज से, उसने टैक्स बिल्कुल सही कैलकुलेट करके दिया आपको, गलत कैलकुलेट नहीं किया। मगर अगर इन केस यहां प्रॉफिट नहीं होता किसी ईयर में, तो वो क्या करेगा, तब भी टैक्स कैलकुलेट कर देगा, विच इज रॉन्ग। प्रॉफिट के ऊपर टैक्स होता है, लॉस के ऊपर टैक्स नहीं होता। तो मैं यहां पर अपने स्टूडेंट्स को यह कहता हूं कि इसको अपने आप को सिक्योर करो और यहां पे इफ का फंक्शन यूज कर दो। उसको बोलो भाई यहां पॉजिटिव हो तो टैक्स कैलकुलेट करो, अदरवाइज नहीं करो। तो मैं अपने स्टूडेंट को क्या कहता हूं कि अपने आप को कवर करो। यहां पे आपने क्या करना है कि दिस वैल्यू, लॉजिकल टेस्ट क्या होगा, इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, ये मेरा लॉजिकल टेस्ट है, तो क्या करो, वैल्यू ट्रू। वैल्यू ट्रू का मतलब होता है अगर ये लॉजिकल टेस्ट पास हो जाए तो मुझे क्या चाहिए, मुझे बेसिकली क्या चाहिए, अगर मेरी सेल के रेफरेंस C24 में अगर ये ग्रेटर देन जीरो, अच्छा ग्रेटर देन जीरो होगा तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो प्रॉफिट होगा। तो मुझे क्या करो कि इस पॉजिटिव फिगर को मल्टीप्लाई कर दो इनकम टैक्स की परसेंटेज से। अदरवाइज अदरवाइज क्या करो, अदरवाइज कैलकुलेट नहीं करो, अदरवाइज जीरो अमाउंट लेकर आ जाओ, लॉस के ऊपर कैलकुलेट नहीं करो। अगर मिसाल के तौर पे ये नेगेटिव होता, लेट सपोज यहाँ नेगेटिव में डालता हूं, तो वो टैक्स कैलकुलेट नहीं कर रहा। मगर अगर मैं ये इफ का फंक्शन नहीं लगाता,
इफ का फंक्शन नहीं लगाता और यहाँ पे मैं कहता हूँ यार ये 2 मिलियन नेगेटिव है, एक एग्जाम्पशन ले रहे हैं, तो फिर वो क्या कर रहा है, वो फॉर्मूला क्या कर रहा होगा, आपको वो कैलकुलेट कर रहा होगा। तो हमें इस तरह नहीं करना, हमें क्या करना है, इफ के फंक्शन को यूज करना है और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। तो हमने कहा क्या कि अगर प्रॉफिट हो तो टैक्स कैलकुलेट करो, अदरवाइज नहीं करो। अच्छा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकलेगा, ईबीटी में से आप टैक्सेस माइनस कर दो, तो ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। यहां तक क्लियर हो गई बात। अर्निंग पर शेयर के लिए हमें आगे देखना पड़ेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा, हमारे पास टाइम कितना है अभी, 3:30 हो गए हैं। अच्छा ठीक है, तो हाँ हाँ हाँ। अब यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस हमने कैलकुलेट कर दिया है, और आगे हमारे पास जो अजम्पशंस हैं वो जनरल रिजर्व्स की हैं, डिविडेंड पे आउट रेशियो की हैं, कैपिटल की इंजेक्शंस की हैं, मंथली टर्नओवर है। ये फिर जो है यहाँ तक हम इसको कवर करते हैं, कंप्लीट करते हैं। अच्छा, इसमें हम नेक्स्ट वेबिनार में इंशाल्लाह व्हाट इफ एनालिसिस देखेंगे, और अगर कुछ टाइम निकला तो हम इसको कंप्लीट भी कर लेंगे, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को, ताकि एक कंप्लीट मॉडल आपके पास हो। और उसके जो है वो ये वाली फाइल भी मैं आपको दे दूंगा। कोशिश करें कि आप प्रॉफिट एंड लॉस तक निकालें, खुद कैलकुलेट करें। आपके पास अजम्पशंस हैं, अजम्पशंस आप चेंज कर सकते हैं, मगर जो मैंने आपको तरीका बताया उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलें, तो आई होप कि ये आप कवर कर लेंगे। यहां तक किसी का कोई सवाल है रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस? अच्छा, इसमें हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं है, कैश फ्लो कंप्लीट नहीं है, मगर हमारी बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। जब हम पूरा कंप्लीट मॉडल बनाएंगे तो ये जो डिफरेंस आ रहा है नहीं आना चाहिए। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी पूरी जो है वो कैलकुलेशन हुई नहीं है, ना बैलेंस शीट कैलकुलेट है ना कैश फ्लो, मगर पीएनएल आपका रेडी हो गया है। इसमें आप अर्निंग पर शेयर निकाल सकते हैं, अगर आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर ये रहे 4 मिलियन के, 4 मिलियन की कैपिटल इंजेक्शन है। आप जब इसको करेंगे 10 से तो ये 4 लाख नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, मगर वो सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह कवर करेंगे। यहाँ किसी का कोई सवाल है? ऑल क्लियर सर, हाउ वी कैन गेट दिस फाइल? मैं आपको ईमेल पे शेयर करूंगा या प्राइवेटली आपको मैसेज कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। हाँ, आप लोग अपना जो है वो मैसेज में मुझे डाल दीजिएगा कि आपको जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, ये ईमेल आईडी अगर आप चाहते हैं तो। अच्छा अच्छा, मैं भी अपना ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, और नंबर भी मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, अगर आप कांटेक्ट करना चाहें। मिर्चा वाला का आपके पास नंबर है। मैं आपको अपने कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ कि अगर आपने कोर्सेज करने हैं, और इसकी रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह आप लोगों को भेज दूंगा। मैं ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर यहाँ छोड़ रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर सही तरीके से लिख देता हूँ मैं। कुछ सवालात हैं? नहीं, मैं यहाँ चैट पे देख लेता हूँ। सर, अजम्पशन हम खुद लगाएंगे। हाँ बिल्कुल, अजम्पशन हमें खुद लेनी पड़ेगी। अच्छा, हम स्क्रैच से मॉडल बना रहे थे। अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक कोई कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो आपको उसकी फाइनेंशियल कैसे मिलेंगे? आप उसकी ऑडिट रिपोर्ट उठा लें, उसमें फाइनेंशियल होंगे, लास्ट 5 ईयर का डाटा होगा या लास्ट 2 ईयर्स का डाटा होगा। उसकी बेसिस के ऊपर आप अजम्पशन लेते हुए आपने मॉडल कंप्लीट करें, और उसकी बेसिस बेसिस के ऊपर रेशियोज निकालें। आगे चल के हम फाइनेंशियल रेशियोज भी देखेंगे या व्हाट इफ एनालिसिस देखेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ से भी क्लियर होंगी। और अगर किसी का सवाल है तो मुझसे यहाँ पे चैट पे पूछ लें। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा अपने कोर्स के हवाले से बताता हूँ कि जो हम कोर्स करवा रहे हैं, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मौजूद है, एलएमएस के ऊपर, मिर्चा वाला के एलएमएस पे ये कंप्लीट कोर्स मौजूद है, जिसमें बेसिक एक्सेल से फाइनेंशियल मॉडलिंग तक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी कोर्स आउटलाइन दिखा देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को तो ये फाइनेंशियल मॉडलिंग अभी जो मैंने कराई एक डेढ़ घंटा, वो समझ में आ रही होगी, कुछ लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो उनके लिए जो है अ, अच्छा, जो लोग एडवांस भी जानते हैं ना, मैं अगर अगर कुछ लोग एक्सेल को बहुत अच्छे तरीके से भी जानते हैं, तब भी वो फाइनेंशियल मॉडलिंग में वीक होंगे, क्योंकि ये चीज आपको किसी प्रॉपर आपको ट्रेनिंग इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, ये थोड़ी सी प्रोफाइल आ गई, मैं आपको यहाँ पे कोर्स आउटलाइन, यहाँ पर ये कोर्स आउटलाइन है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। स्क्रीन कहाँ चली गई? एक मिनट।
अच्छा, इसी तरह देख लें, हमारे पास बेसिक टू इंटरमीडिएट स्किल में हम स्प्रेडशीट के बारे में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और रिकॉर्डेड फॉर्म में भी है। अगर आप इसको ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, तब भी हमारी कोर्स आउटलाइन यही रहेगी, मगर थोड़ी-सी फीस में चेंज आएगा। अगर आप सिर्फ एक्सेल का कोर्स लेते हैं, एमएस एक्सेल एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग का, और मेरा एक और कोर्स है क्विक बुक डेस्कटॉप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, और एक टैक्स का है, पाकिस्तान टैक्स। इन तीनों कोर्स का जो पैकेज है वो 20,000 इसकी फीस है। मगर अगर आप सिर्फ एक्सेल का लेना चाहते हैं तो वो 10,000 उसकी फीस है। ठीक है? तो उसमें ये सारी सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, पैटी कैश का टेम्पलेट, फिल्टरिंग, सॉर्टिंग, आगे हम डुप्लीकेट्स देखेंगे, वी लुकअप देखेंगे, सम इफ हो गया, सम इफ्स हो गए, काउंट इफ हो गए, इंडेक्स एंड मैच। अच्छा, मैं क्योंकि टैक्स कंसल्टेंट भी हूं, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यार एक वेल्थ स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन कैसे करते हैं। किसी किसी का इंडिविजुअल रिटर्न फाइल करना हो तो आपको वेल्थ स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन, तो वो मैं एक्सेल में करके बताऊंगा, आईरेस में नहीं, चुनाचे, क्योंकि वो टैक्स का कोर्स नहीं है। एक्सेल में कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पीएमटी कैसे निकालेंगे, इसमें फिर हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल देखेंगे। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल बड़ी डिटेल में देखते हैं कि प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, उसके बीच में कंपैरिजन करना है, कौन सा प्रोजेक्ट ए ऑप्ट करें ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी, आरओआई एंड पे बैक। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पे बैक कैसे निकालेंगे। हाँ, नहीं, इनकी ईमेल आईडीज तो है ना हमारे पास। अच्छा, किसी कोई ऐसा बंदा हो जिसने ये रजिस्ट्रेशन के थ्रू ना आया हो, तो वो अपना ईमेल आईडी छोड़ दे। बाकी जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई हुई है इस वेबिनार के लिए, उनका ईमेल का डेटा है, मैं उनको ईमेल कर दूंगा। अच्छा, चले, ठीक है। जो नंबर मैंने आपको दिया है वो आप नोट कर लें, और उसमें जो है वो आपको, क्या नाम है, रिकॉर्डिंग आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी इस वेबिनार की। इस वेबिनार का जो हम कोर्स जो रिकॉर्डेड फॉर्म में मौजूद है, या ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, या फिजिकली मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट में आके पढ़ना चाहते हैं, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में तो आपको इमीडिएटली अवेलेबल है। ऑनलाइन लाइव और फिजिकली आपको, उसमें जब बैच बनता है तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। नॉर्मली हम मिनिमम स्टूडेंट्स जो है 10 to 20 स्टूडेंट्स जब हो जाते हैं, तब हम इसका बैच जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। और नॉर्मली वो ज़्यादातर लोग ऑनलाइन की तरफ जाते हैं, तो वो ऑनलाइन लाइव क्लासेस हो जाती हैं। इसमें पिवट टेबल रिपोर्टिंग, जो बिजनेस रिपोर्टिंग कहलाती है, वो हम सब देखेंगे। पिवट टेबल से प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है, कॉल सेंटर का डैशबोर्ड, डैशबोर्ड की रिपोर्टिंग, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक, सिनेरियो मैनेजर, सॉल्वर, डाटा टेबल एनालिसिस, मॉडल, रेशियो एनालिसिस, आईआरआर कैसे निकालते हैं, और लॉजिकल फंक्शन, इफ फंक्शंस, मल्टीपल इफ फंक्शन, इफ एंड फंक्शन, डेटर्स और क्रेडिटर्स की एजिंग, जो कि इफ एंड के फंक्शन से निकलती है। क्योंकि मैं इनकम टैक्स भी करता हूं, तो मैं इनकम टैक्स का कैलकुलेटर भी हम बनाएंगे। इस रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी है, और ऑनलाइन लाइव लेना चाहे तो उसमें भी हम इनकम टैक्स कैलकुलेटर बनाते हैं मल्टीपल इफ्स के फंक्शन से। जैसे सैलरीड इंडिविजुअल का है और बिजनेस इंडिविजुअल का है, तो आपको टैक्स की भी नॉलेज थोड़ा सा मैं इसमें जो है वो आपकी इनहेंस होगी। फिर मैं टैक्स स्लैब्स के बारे में बताऊंगा कि यार 2024 का टैक्स स्लैब्स क्या है, वो एक्सेल में किस तरह हम लेकर आ रहे हैं, उसको वेल्थ स्टेटमेंट कैसे बना रहे हैं। अब बेसिकली ये हो क्या रहा है कि टैक्स की नॉलेज को भी मैं एक्सेल में किस तरीके से करना है आपने वो बता रहा हूँ यहाँ पर। लास्ट में हमारा जो पार्ट होगा वो होगा फाइनेंशियल मॉडलिंग के ऊपर। पूरा हम देखेंगे कि ओवरव्यू क्या है फाइनेंशियल मॉडलिंग का, फाइनेंशियल मॉडलिंग होती क्या है, बेस्ट फाइनेंशियल मॉडलिंग प्रैक्टिस क्या होती है, फाइनेंशियल मॉडल को सेटअप कैसे करते हैं, एक कंप्लीट 3 स्टेटमेंट मॉडल कैसे बनाते हैं, फोरकास्टिंग की कौन-कौन सी टेक्निक्स हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें कंप्लीट इसमें कवरेज आपको मिलेगी, और इसमें हम बहुत सारे मॉडल्स बनाएँगे ना, तो आपका जो है वह हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो रही होगी। और चुनाचे वर्किंग फाइल्स भी आपके पास मौजूद होंगी, तो आप खुद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये कुछ मैंने वेबिनार्स और ट्रेनिंग्स करवाई हैं इस्लामाबाद में, जो कि एसीसी और सीए क्वालिफाइड लड़के थे, वो स्टूडेंट्स थे। और ये मैंने कराची में ट्रेनिंग्स कराई हैं कुछ, जो कि मैं तेज़ी से आपको दिखा देता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर। सर्टिफिकेट बिल्कुल मिलेगा, डिजिटल सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, मगर जब आप कोर्स कंप्लीट करेंगे एलएमएस के ऊपर रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो आपको मुझे एक मॉडल बना के देना पड़ेगा। आप मुझे एक कंप्लीट फाइनेंशियल मॉडल बना के देंगे एट द एंड ऑफ द एमएस एक्सेल एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स, भले वो रिकॉर्डेड फॉर्म में हो या ऑनलाइन या फिजिकल। आपको मुझे एक मॉडल बना के देना होगा। अगर आप वो बना लेते हैं तो आपको हम एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, जो मिर्चा वाला प्रोवाइड करेगा।
आपको डिजिटल सॉफ्ट कॉपी में आपको वो प्रोवाइड करेगा। अच्छा, ये 1-2 सर्टिफ़िकेशंस हैं जो मैं यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है कि मैं आई एम अ माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर। माइक्रोसॉफ्ट के मैंने कुछ एग्ज़ाम्स पास किए हुए हैं, ठीक है? तो उसकी बेसिस के ऊपर, और ये इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर भी हूँ मैं, जो मेन बड़ी अचीव। इसके अलावा मैं क्विक बुक का सर्टिफाइड प्रो एडवाइज़र बन गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली। जो क्विक बुक ऑनलाइन है और उसका कोर्स भी मैं अनकरीब लॉन्च करने वाला हूँ मिर्ज़ा वाला में। तो उसकी फ़ीस थोड़ी-सी ज़्यादा होगी क्योंकि मैं उसमें आपको भी सर्टिफ़ाइड क्विक बुक प्रो एडवाइज़र बनाऊँगा। तो उसमें आपको एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराऊँगा, क्विक बुक ऑनलाइन कैसे यूज़ करना है, जो है वो आपने क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है, प्लान्स कैसे लेने हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंशाल्लाह कवर करी जाएँगी, ठीक है? तो यहाँ पर हमारी ये कवर हो गई। इसके अलावा मैंने आपको थोड़ा-सा वेबसाइट की तरफ लेके जाना था, जो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको यहाँ पे इंडीड के ऊपर थोड़ा-सा बताऊँ कि फाइनेंशियल मॉडलिंग की जो है हमारा क्या सीन है, अगर अगर इसकी इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए कि इसकी क्या वर्थ है। तो मैंने यहाँ थोड़ा-सा कैलकुलेट किया था। वेबसाइट पे मैंने देखा था, इंडीड की एक वेबसाइट है, उसमें अगर आप सर्च करें फाइनेंशियल मॉडलर तो आपको नज़र आएगा कि कुछ जॉब्स हैं, जैसे डेटा मॉडलर की है, ठीक है? और तो इसमें डिफरेंट आपको सीनियर है, डेटा मॉडलर है, फाइनेंशियल मॉडलर, इसकी आपको डिफरेंट जो है वो, अगर आप जाके देखना चाहें तो इसको आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल मॉडलिंग का स्किल सेट रिक्वायर्ड होता है, और उसकी जो है वो क्या आपको जो है वो डिमांड भी है, और आपको जो क्या पैकेजेस वगैरह मिल रहे हैं, क्या डिमांड है इसकी। या फिर अगर मैं सिंपली इसको फाइनेंशियल मॉडलिंग सर्च करता हूँ, हो सकता है पाकिस्तान में भी यहाँ पे कोई मांगा हुआ हो, तो वो आपको पीकेआर में भी पता चल जाएगा। अ, अगर मैं यहाँ पर फ़िल्टर दे सकता हूँ लोकेशन का, तो अ, नहीं, पहले मैंने देखा था, मेरे पास यहाँ आ रहा था। अच्छा, इंडीड, इसको मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर, आपको मैं सिर्फ बेसिकली एक आइडिया देना देखें, ये आ रहा है, एक तो मैनेजर फाइनेंस आ रहा है, फाइनेंशियल कंट्रोलर है, ये आ रहा है, देखें। अब देखिए, ये हैदराबाद में एक कंपनी है जो इसको फाइनेंशियल मॉडलर चाहिए। तो अब आप देखिएगा कि इसका अगर सैलरी पैकेज कहीं लिखा हुआ हो, तो वो मैं देखना चाह रहा हूँ। अ, यहाँ मेंशन नहीं हो रहा मेरे ख्याल में। अप्लाई नाउ पे जाते हैं। 2.5 इयर्स का हैदराबाद लोकेशन है इसकी, ग्रेजुएट चाहिए। उसमें क्या-क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए? प्लानिंग आपका जो है वो फाइनेंशियल एनालिसिस और फोरकास्टिंग का अच्छा होना चाहिए। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल में पैकेज नहीं दिया हुआ, मगर अगर आप खुद इंडीड पे सर्च करेंगे डिटेल में जाके तो आपको ये चीज़ें मिल जाएँगी, या आप गूगल पे भी लिखेंगे फाइनेंशियल मॉडलिंग की क्या जो है वर्थ है, तो वो आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर हम वेबिनार क्लोज़ करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। कोई किसी का चैट का कोई सवाल तो रह तो नहीं गया? ओके जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।